पहले साउंड चेक कर लो, कल बीच में जैसे डिस्टरबेंस आया था कि साउंड में सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा बीच में ना होना चाहिए। क्लासेस में पहले ही देख लो बाबू, साउंड ठीक है ना, साउंड वीडियो लाइट वगैरह सब ठीक है। चलो अब क्लासेस को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो हम लोग पहले से ही प्री डिसाइडेड, एक्चुअली मेरा पढ़ाने का तरीका ही होता है डियर स्टूडेंट्स कि मैं पहले से प्री डिसाइडेड शेड्यूल होता है, प्री डिसाइडेड टॉपिक्स होती है कि क्या पढ़ाना आज, कैसे करना है, कितना करना है, तभी जाके हम लोग कोर्स को ऑन टाइम हम लोग खत्म कर पाते हैं। जो हम लोग का शेड्यूल है ना, शेड्यूल पे हम लोग खत्म कर पाते हैं। तो ये हम लोग का पहले, अरे यार कहाँ हो रही है, ये हम लोग का ना शुरू से एक टारगेट रहता है कि हाँ ये चीज होती है। जैसे कि आज आप लोग मैसेज में देखे होंगे कि मैंने मैसेज में बताया है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से ही होता है, पहले से आपको पता चलेगी कि हाँ सर ये मुझे करवाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के मन में भी रहेगा कि हाँ ये मुझे करके आना है। और इस एक बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। हम लोग देर ना करते, सबसे पहले अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रूल के हिसाब से 8-5 तो हो गया, मैक्सिमम 8-5 तक हम लोग वेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स का, इससे ज्यादा हम लोग वेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग डिस्कशन करने के लिए हैं, गेट रेडी टू फाइट। रेडी स्टूडेंट्स, चलिए सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। कोलसिम का वो भाग जो सरफेस के ऊपर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोलसिम का वो भाग जो सरफेस के ऊपर आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग ऑन है। कोलसिम का वो भाग जो सरफेस के ऊपर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? बाबू देखना आज तुमको समझ में आएगा कि क्लासेस का फायदा क्या होता है, डिस्कशन का फायदा क्या होता है। कोलसिम का वो भाग जो सरफेस के ऊपर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आउटक्रॉप बोलते हैं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द कोलसिम का फॉर्मेशन किस थ्योरी के कारण हुआ है? इंडिया में सबसे ज्यादा कोलसिम का फॉर्मेशन किस थ्योरी की वजह से हुआ है? किस थ्योरी में सबसे ज्यादा कोयला बना है? इंडिया में कौन सा थ्योरी से कोयला बना है? वेरी गुड, कौन सा थ्योरी से बना है? ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है। ठीक है। लिग्नाइट, 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 लिग्नाइट और लिग्नाइट और एंथ्रासाइट के बीच में कोयल का कौन सा फॉर्मेशन का स्टेज है? लिग्नाइट और एंथ्रासाइट के बीच में कौन सा फॉर्मेशन का स्टेज है? तो कौन सा आएगा? ठीक है, वेरी गुड। क्या आएगा इसमें? ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका? बिटुमिनस आएगा। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आप बताओ, जो कोयला बनाया है मेरा, कोयला बनने के लिए जमीन के नीचे गया तो उसको क्या मिला? उसको मिला तुम्हारा प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर के अलावा एक वहां पे विशेष तरह का प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जिसके कारण कोल बना है मेरा? प्रेशर और टेम्परेचर तो मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर और हीट छोड़ के वहां पे कौन सा क्या था जिसकी वजह से कोल बना है? उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस का नाम बताना आपको, केमिकल रिएक्शन का नाम बताइए। दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कार्बनाइजेशन। सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सा तरह का कोयला में मिलेगा? सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज किस तरह का कोयला में मिलता है? सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज कौन तरह के कोयला में मिलता है? डियर स्टूडेंट जल्दी से रिप्लाई देके बताइए क्लासेस। ठीक है, सबसे ज्यादा परसेंटेज। सब टाइप करने के लिए अपना रेडी रखो, जो नहीं टाइप कर पाएगा तुम समझ लेना मतलब तुम्हारा गया। बाबू याद रखो, क्लासेस का बेनिफिट यही है कि हर लड़का यहाँ पे जवाब दे सकता है, किसी को मुंह नहीं बंद किया जा सकता, किसी को रोका नहीं जा सकता। जिसको जवाब आता है अपना जवाब दो। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसमें होता है? ये होता है। मतलब लकड़ी से जो सबसे पहला स्टेज कोल का फॉर्मेशन हुआ है, लकड़ी जो लकड़ी में जो आया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लकड़ी से जो बना जस्ट उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीट बोलते हैं। उसको हम लोग पीट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला तो हो गया। हाँ, अगर मान लो ग्रेड ग्रेड के हिसाब से बोले, कॉस्ट का वैल्यू के हिसाब से बोले, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला क्या होगा? ये आउट ऑफ सिलेबस है, अभी तक मैं इसको पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन आप लोग में से जवाब दे पाएंगे वो। ग्रेड में बेचने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कमर्शियल लैंग्वेज का मैं बात कर रहा हूँ, एंथ्रासाइट नहीं है। एंथ्रासाइट आप सोच रहे हो तो गलत है बाबू, ध्यान सुनो। मैं बोल रहा ग्रेड, मैं बेचने के लिए कॉमर्शियल लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ, कोल का सबसे बेस्ट ग्रेड कौन सा है? कॉमर्शियल हिसाब से कोल का सबसे ग्रेड कौन सा है? कॉमर्शियल ग्रेड में सबसे ज्यादा क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? ठीक है, तो स्टील ग्रेड 1 होगा डियर स्टूडेंट्स। आप लोग बताना चाह रहे हो, मैं समझ गया आप लोग वहां तक पहुंच रहे हो। कुकिंग कोल तो है, कुकिंग कोल का कौन सा पार्ट है? कुकिंग कोल का आएगा आपका स्टील ग्रेड 1। इस तरह से कोयला का और भी टाइप्स होता है, जैसे कुकिंग कोल, सेमी कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल होता है। इसके बाद आपका यूजीसी यूजफुल यूजीसी यूजफुल यूसीजी यूजफुल कैलोरीफिक ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, यूजीसी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर होता है आपका। ठीक है, उसके ऊपर होता है दैट G1 से G17 तक होता है। तो वो वाला है, इसी का मैं पूछा। तो इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है स्टूडेंट, वो होता है स्टील ग्रेड 1। ठीक है ना, जो स्टील फॉर्मेशन में यूज होता है, डायरेक्टली उस कोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और ये स्टील ग्रेड कोयला 1 होता है जो सबसे ज्यादा कॉस्टली है ना। एंथ्रासाइट तो टाइप से कोयला का, एंथ्रासाइट के अंदर ये कोयला का पार्ट आता है स्टील ग्रेड 1, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में बताइए। अगर कोई माइंस, ठीक है, जिसका गहराई है 200 मीटर, तो किस तरह का, किस उसको डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलेंगे? अगर कोई माइंस का गहराई 200 मीटर तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर किसी माइंस का गहराई 200 मीटर तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाबू जल्दी से रिप्लाई देके बता दो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
अगर किसी माइंस का गहराई कितना है 200 मीटर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मॉडरेट डीप सिम, सॉरी मॉडरेट डीप सिम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट डीप सिम बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको बताना है, वेरी गुड, उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट डीप सिम। अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स कोई भी माइंस में, ठीक है, मीथेन का परसेंटेज, जो मीथेन का परसेंटेज 1 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोडक्शन है, तो वो कौन सा डिग्री में आएगा, 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब है, तो कौन सा डिग्री में आएगा, 1 2 3 4 कौन सा डिग्री में आएगा, 1 मीटर क्यूब, 2 में तो नहीं आएगा ना, ध्यान से सोच लेना, 1 मीटर क्यूब है तो कौन सा डिग्री में आएगा, डिग्री क्या आएगा वो फर्स्ट, 1 तक फर्स्ट डिग्री, बस हम गलत जवाब हो गया, फंस गया तुम, 1 तक फर्स्ट डिग्री, कॉन्फिडेंस लेवल का हाई करो पंकज, 1 तक फर्स्ट डिग्री, 1 तक फर्स्ट डिग्री है, 1 से ज्यादा होता तो डिग्री 2 में जाता है, ठीक है, 1 से कम वाला तुमको लग रहा होगा सर डिग्री 1 में पढ़े थे, 1957 का सीएमआर का टर्म था, उसको चेंज कर लेना, ठीक है, अभी 1 तक जो है आपका फर्स्ट डिग्री होता है, 1 से अगर ज्यादा हुआ तो डिग्री 2, 10 मीटर क्यूब तक डिग्री 2 होता है, 10 से अगर ज्यादा होगा तो मेरा होगा डिग्री 3। ये बेसिक चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपका हमेशा जीवन में कभी ना कभी ये चीज तो काम आएगी आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अगर कोई लाइन, ठीक है, पोल सीम के पैरेलल अगर किसी लाइन को खींचा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो सुमित डिग्री 1 होगा, 1 तक डिग्री 1 होता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई लाइन जो सीम के पैरेलल खींचा जाता है, सीम के हॉरिजॉन्टली खींचा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्राइक लाइन बोलते हैं, वेरी गुड। इससे 90 डिग्री बना के एक लाइन खींचा जाए तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सीम से 90 डिग्री मिलाकर एक लाइन खींचा जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, हम लोग ट्रू डिप बोलेंगे, ट्रू डिप। ट्रू डिप क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, अगर मान लो 90 डिग्री एंगल छोड़कर अगर कोई और एंगल पे खींचा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या लाइन को बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपरेंट डिप बोलेंगे, एपरेंट डिप पे चलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग को बताना है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगर मान लो कोई कोयला सीम है जिसका थिकनेस, जिसका मोटाई 7 मीटर है, तो कौन सा, किस कैटेगरी में आएगा वो, अगर कोई कोयला सीम जिसकी मोटाई 7 मीटर, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग, 7 मीटर मोटा कोयला सीम को क्या बोलेंगे हम लोग, वेरी गुड, क्या बोलेंगे हम लोग, थिक सीम, थिक सीम बोलेंगे बाबू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थिक सीम। 7 मीटर मोटा सीम को क्या बोलेंगे, वेरी गुड अनिश, वेरी गुड रविशंकर, वेरी गुड, क्या बोलेंगे उसको डियर स्टूडेंट, 7 मीटर बोलेंगे, 7 मीटर को थिक सीम। थिक सीम कितना मीटर तक होता है, थिक सीम का रेंज कितना से कितना है, थिक सीम का रेंज कितना मीटर से कितना मीटर है, मैं 2 बात बोल रहा हूँ, रेंज बताना आपको कितना से कितना है ना, 4.5 से 9, वेरी गुड, पहला कौन जवाब दिया, विकास, विकास या जो भी है, चलो ठीक है, 4.5 से 9 मीटर तक थिक सीम का रेंज होता है, ठीक है, थिक सीम, ठीक है। आप लोग में से कोई बता सकता है कि भारत में मिलने वाला सबसे ज्यादा मोटा कोल सीम कहाँ का है, सबसे ज्यादा मोटा सिम कहाँ पे है, सबसे ज्यादा मोटा सिम भारत में कहाँ मिलता है, झिनगुर्डा, झिनगुर्डा, झिनगुर्डा जो बोल रहे हो उसका सही है, झिनगुर्डा में सबसे ज्यादा मोटा कोल सीम पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ बताना आपको, अगर मान लीजिए कोई कोल सीम है जिसका इंक्लिनेशन 20 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री, झिनगुर्डा सही है, तो 20 डिग्री इंक्लिनेशन वाले सिम को क्या बोलते हैं, 20 डिग्री वाले इंक्लिनेशन वाले सिम को क्या बोलेंगे, 20 डिग्री इसका इंक्लिनेशन, उसको क्या बोलेंगे, इंक्लाइन जो बोले उनका गलत जवाब हो गया, 20 डिग्री इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग स्टिप बोलते हैं, स्टिप सिम बोला जाता है। तो इंक्लाइन सिम का जो डीप होता है कितना से कितना डिग्री होता है, इंक्लाइन सिम का डीप कितना से कितना डिग्री होगा, इंक्लाइन सिम का डीप कितना से कितना डिग्री होता है बाबू, जल्दी से, 5 से 18 डिग्री तक होता है इंक्लाइन सिम, 5 से 18 डिग्री होता है। वेरी स्टिप सिम का ग्रेडियंट कितना होगा, वेरी स्टिप सिम का ग्रेडियंट कितना होता है, वेरी स्टिप सिम का ग्रेडियंट कितना होता है, कितना होता है, 40 प्लस 40 से ज्यादा हो जाएगा, उसको वेरी स्टिप सिम बोलेंगे हम लोग, वेरी स्टिप सिम है। भारत में अधिकतर जो लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन है, कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन को फॉलो करते हैं हम लोग, भारत में अधिकतर किस लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, किस लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन को फॉलो करते हैं हम लोग, डायगोनल, है ना बाबू, कौन सा लाइन को फॉलो करते हैं, डायगोनल। डियर स्टूडेंट्स, एक कैलकुलेशन आप सबके लिए, मान लीजिए हेडिंग की संख्या, एक सवाल दे रहा हूं मैं, हेडिंग इक्वल टू एच इक्वल टू मेरा 9 है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस कैलकुलेट करके जल्दी से टाइप बताना है। अगर नंबर ऑफ हेडिंग 9 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस कितना पॉसिबल, आपको जल्दी से बताना है टाइप करके कि क्या आंसर आएगा इसका, कितना आएगा, 9 है तो कितना होगा, 9 × 27 - 2 = 25, वेरी गुड, ठीक है। इसी में एवरेज कितना होगा, एवरेज, इसी में एवरेज कितना होगा, देखो बाबू, जो भी आंसर 16 लिखा था ना, जो भी आंसर 16 लिखा था, जो भी आंसर 16 लिखा, मैं नहीं बोल रहा कौन लिखा, मैं नाम नहीं पता, पर जो भी है 16 18 जो कोई भी लिख रहा हूं ना, एक बात ध्यान देना, यू ऑल हैव, आपको बहुत प्रैक्टिस करने का जरूरत है, क्योंकि आपका तैयारी ना, आप हमेशा देखोगे ना, आपका जो प्रॉब्लम होगा ना, आप 1-2 नंबर से हमेशा पीछे रहोगे। जो आंसर 17 छोड़कर कोई और बता रहा है एवरेज में, एवरेज संख्या में अगर 17 छोड़कर कोई और आंसर मारा है तो आपको हमेशा एक दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा?
क्योंकि ये ह्यूमन एरर है, आपके अंदर एक एरर है, इसको आपको समझ लेना पड़ेगा बाबू। इसका फॉर्मूला होता है 2h - 1, 2 के जगह 2h के जगह 9 -1 करेंगे तो आंसर आएगा 17। आप लोग 16 और 18 कर रहे हो, तो ये एक एरर है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा बाबू। इसको थोड़ा सा काम करने का पड़े इसको, और इसका जो उपाय है आप मुझे कॉल करके पूछोगे तो फिर मैं ऐसे भी समझा देता, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अनिस का वीडियो नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को वीडियो तो दिख रहा होगा। हाँ हेलो, हाँ अभी क्लासेस चल रही, अभी तो नहीं हो पाएगी, और क्लास खत्म होने के बाद 10 बजे फोन कीजिए। देखिए ये हो गया आपका, आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है सुल्तान, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एज पर सीएमआर जो पिलर का साइज होता है कितना से कितना रखना है। एज पर सीएमआर कोल माइंस रेगुलेशंस के अनुसार पिलर का साइज कितना से कितना रखना होता है। एज पर सीएमआर पिलर का साइज कितना से कितना रखना होता है। 12 से कितना होगा, 48 मीटर तक हम लोग पिलर का साइज रखते हैं हम लोग। कितना से कितना रखते हैं हम लोग, 12 से 48 मीटर तक हम लोग रखते हैं, मिनिमम 12 मीटर और मैक्सिमम 48 मीटर रखते हैं। ये जो पिलर साइज के बारे में बोला गया, कौन सा रेगुलेशन में है, इसके बारे में देखिए। साइज ऑफ द पिलर कौन सा रेगुलेशन में है, वेरी गुड। साइज ऑफ द पिलर कौन सा रेगुलेशन में, वो साइज ऑफ द पिलर मेरा है, रेगुलेशन नंबर कितना है, 111 में है। ठीक है, अगर हम लोग डिप्लेयरिंग कर रहे हो, डिप्लेयरिंग करने का जो सिलेक्शन है, अगर हम केविंग मेथड से ना करना चाहे डिप्लेयरिंग, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है। अगर हम लोग केविंग मेथड से डिप्लोइंग ना करना चाहे तो दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास। केविंग के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, स्टोइंग का ऑप्शन है, वेरी गुड। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर केविंग नहीं करना है तो हम लोग कौन सा मेथड चुनेंगे, स्टोइंग का मेथड ही चुनना पड़ेगा। तो स्टोइंग मेथड में अगर चुनेंगे तो स्टोइंग मेथड में कौन सा मेथड सबसे ज्यादा इंडिया में चलता है, स्टोइंग के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा चुना जाता है स्टोइंग के लिए, वेरी गुड मनोज। स्टोइंग के लिए कौन सा मेथड होता है, स्टोइंग के लिए स्लाइसिंग मेथड चुनते हैं हम लोग। गैलरी का स्लाइसिंग मेथड से हम लोग काम करते हैं, दैट इज द बेस्ट होता है स्टोइंग मेथड में, ठीक है। तो जो स्लाइसिंग मेथड होता है, एक होता है आपका लेवल स्प्लिट डीप स्लाइस, एक होता है डीप स्प्लिट लेवल स्लाइस। चलो मैं ऐसे बता दिया, आप लोग ऐसे भी ध्यान में रखना। अब बताओ कि जो मेरा कैविंग वाला तो हो गया, चलो ठीक है। हाँ बताओ कि जो अगर स्टोइंग मेथड में काम कर रहा है तो मैक्सिमम एक्सपोज्ड रूफ एरिया कितना रहेगा। कैविंग मेथड, स्टोइंग मेथड में काम करने के लिए मैक्सिमम एक्सपोज्ड रूफ एरिया कितना रखना होता है, कितना होगा स्टोइंग के लिए मैक्सिमम एक्सपोज्ड रूफ एरिया। स्टोइंग के केस में मैक्सिमम एक्सपोज्ड रूफ एरिया कितना होगा, स्टोइंग में कितना होता है बाबू, अच्छा से जवाब देना सोच समझ के। देखो ये सब एरर वाली चीजें हैं, आप इसको हर जगह पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ठीक है ना। जहां पर भी आप पढ़ते हो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, जहां पर आपका डेटा मिलेगा। ये सारे सवाल आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे, आप इसके जगह उसका, उसका जगह इतना इसको करोगे। तो स्टोइंग में कितना होगा, मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 120 से 140 स्क्वायर मीटर तक रख सकते हो, ठीक है। लेकिन केविंग हो जाएगा तो 60 से 90 स्क्वायर मीटर से ज्यादा रखने का परमिशन नहीं है। चलो डियर स्टूडेंट्स अब बताओ, ठीक है। चलो अब बताओ कि जो मेरा, हाँ ये वाला ये हो गया। अब मान लो कि गैलरी हमको चौड़ा करना, तो गैलरी चौड़ा करने का तो परमिशन कौन देगा। अगर माइंड से मान लो कि गैलरी को चौड़ा करना है, वाइडनिंग वाइडनिंग को बढ़ाना है, गैलरी का वाइड को बढ़ाना, तो परमिशन कौन देता है, वेरी गुड, आरआई देते हैं परमिशन। कोई भी डीजीएमएस नहीं लिखेगा, हर कोई डिफाइन करेगा बाबू। डीजीएमएस में आरआई और सीआई दोनों आते हैं, तो रीजनल इंस्पेक्टर जो होता है रीजनल इंस्पेक्टर देता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा डेवलपमेंट का परमिशन चाहिए तो एक कॉपी सीआई से परमिशन लेना पड़ता है, उस केस में चीफ इंस्पेक्टर साहब परमिशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लेयरिंग करने के लिए प्रीमेच्योर कॉलप्स अगर प्रिवेंट करना हो तो प्रीमेच्योर कॉलप्स से रोकने के लिए हम लोग कितना भाग, कितना हाइट को हम लोग स्टोइंग करते हैं, स्टोइंग कर देना होता है, कम से कम उतना होना चाहिए। वेरी गुड, 2/3 पार्ट को हम लोग क्या करते हैं वो स्टोइंग कर देते हैं। अगर मान लो कोई पिलर हमको नहीं लेना है, उस पिलर को रेस्ट्रिक्शन है लेने से, तो कितना सेंटीमीटर थिक स्ट्रिप स्ट्रिप होता है, कितना सेंटीमीटर थिक स्ट्रिप हम लोग बना देते हैं उसको चारों साइड। कितना सेंटीमीटर, 30 मीटर कौन लिखा था यार, चेहरा को दिखा नहीं उसका, ठीक है। 30 सेंटीमीटर का लिखते हैं, 30 सेंटीमीटर, मीटर मत लिखना, 30 सेंटीमीटर मोटा होता है। और हाइट होता है इसका, कितना हाइट पे होता है ये, वेरी गुड, कितना हाइट पे होता है ये, एकदम आंसर आप सोचो डेटा के साथ, कंप्लीट डेटा, दैट इज 1.5, नॉट 1.5, दिस इज द 1.5 मीटर, ओके। प्लीज इतना कम से कम टाइप करने का आदत डालो, वो सही है एकदम, आप सही लिख रहे हो, पर इतना आदत डालो कि मीटर भी यूनिट लिखते हैं, ठीक है ना। मैं जानता हूं आप लोग बहुत स्पीड टाइप कर रहे हो, पर इतना आदत डाल दो कि इतना आप लिख दो, ताकि क्या हो कि ना एक आदत आपका बेस्ट आ जाएगा। अब बताओ कोई दो कोयला सिम को अगर हम लोग कंटिग्यूअस सिम बोल रहे हैं, तो उन दोनों का बीच का पार्टिंग कितना मीटर के अंदर होने पर कंटिग्यूअस सिम डिफाइन करेंगे। वेरी गुड विवेक, कितना मीटर आएगा, रोहित, मनोज, अभिषेक, बाप रे इतने लोग, सभी लोगों रिप्लाई, वेरी गुड, सभी को बहुत अच्छा, 9 मीटर के अंदर आने पे कंटिन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना।
हर एग्जामिनेशन के लिए आएगा। अगर कंटिन्यूअस स्ट्रीम में हम लोग वर्किंग करना चाहते हैं तो दो सेक्शन के बीच का पार्टिंग कितना होना चाहिए। कंटिन्यूअस स्ट्रीम में अगर वर्किंग करना चाहते हैं दो सेक्शन के बीच का पार्टिंग कितना होना चाहिए, चलिए द परफेक्ट आंसर कितना होगा 3 मीटर। अब ये 3 मीटर का जो पार्टिंग हम लोग रख रहे हैं, इस पार्टिंग को जानने के लिए कितना मीटर के अंतराल पे बोरहोल लगाते हैं, चलो जल्दी से रिप्लाई दे दो। कितना मीटर के अंतराल पे हम लोग बोरहोल लगाएंगे, कितना मीटर के अंतराल बोरहोल लगाएंगे? 30-30 मीटर के अंतराल पे हम लोग क्या करते हैं, बोरहोल लगा के जांच करेंगे कि 3 मीटर का पार्टिंग मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए बोरहोल लगाते हैं हम लोग। ठीक है, अब बताओ बाबू कि अगर मान लो इस तरह का टॉप एंड बॉटम सेक्शन चल रहा है तो जो मेरा पिलर होगा, ठीक है, तो पिलर ओवर पिलर और गैलरी ओवर गैलरी रखने का जरूरत नहीं है। पार्टिंग कितना मीटर ज्यादा होने पर पिलर के ऊपर पिलर और गैलरी के ऊपर गैलरी रखने का जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसा तो हमेशा पड़ता है, लेकिन कितना मीटर ज्यादा पार्टिंग होने पर जरूरत नहीं पड़ता है। कितना मीटर से अधिक पार्टिंग होने पे पिलर के ऊपर पिलर और गैलरी के ऊपर गैलरी रखने की जरूरत नहीं पड़ता है। 20 मीटर से अधिक, 20 मीटर, वेरी गुड, 20 मीटर से अधिक जरूरत नहीं पड़ता है। और यही वाला अगर इंक्लाइनेशन में बात करेंगे, कितना डिग्री इंक्लाइन से ज्यादा होने पर जरूरत नहीं पड़ेगा। इंक्लाइन होने पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री होने पर मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा। ये रूफ बोल्टिंग में भी एक टर्म है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखना कि जब रूफ बोल्टिंग हम लोग करते हैं तो नॉर्मली वर्टिकल करना होता है, लेकिन सीम का इंक्लिनेशन अगर 30 डिग्री हो तो हम लोग वर्टिकल नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, उस सीम का वर्टिकल करेंगे, उस सीम के साथ 90 डिग्री एंगल बना के करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग इस बात पे कि सीम का इंक्लिनेशन पे भी रूफ बोल्टिंग डिपेंड करता है। फ्यूचर में हम लोग जब पढ़ेंगे सपोर्ट तो उसमें हम लोग जानेंगे इस बात को। डियर स्टूडेंट बताओ, रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना है डिप्लेयरिंग करने के लिए, जो डिप्लेयरिंग करेंगे परमिशन लेने के लिए कितना कॉपी प्लान का हम लोग भेजेंगे, कितना कॉपी प्लान भेजा जाएगा? वेरी गुड। इसका स्केल क्या होगा डियर स्टूडेंट? वेरी गुड, सही है, 2 कॉपी भेजना होता है। इसका स्केल किस स्केल में बना होगा? आरएफ। आरएफ क्या होगा? एटलीस्ट 2 होगा। आरएफ क्या होगा इसका? वेरी गुड ओम प्रकाश, इंद्रजीत वेरी गुड। क्या होगा इसका आरएफ? मोहम्मद वेरी गुड, आशुतोष वेरी गुड। क्या होगा इसका आरएफ? 1:500 होता है, दैट इज द आरएफ। आरएफ का पूरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? आरएफ। आरएफ का पूरा नाम क्या है? जितेंद्र गुड, वेरी गुड। आरएफ का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है आरएफ का पूरा नाम? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, है ना, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है। इसको हम लोग सर्वे में डिफाइन करेंगे। एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है हम लोग खुद से सीखेंगे। प्लान को कैसे बनाना है, प्लान तो आप देखते हो, प्लान आपको बनाने नहीं आता। मैं सिखाऊंगा कि आपको प्लान कैसे बनाना है। अगर आपको प्लान बनाने को बोल दिया जाए तो आप कैसे बनाओगे, हम लोग सर्वे में इस बात को जानेंगे कि प्लान को आपको प्लॉटिंग कैसे करते हैं हम लोग, उसका एग्जैक्ट फिगर क्या होता है, ठीक है, हम लोग कोरिलेट कैसे करते हैं, पूरा प्लान को हम लोग एक जगह कैसे बना देते हैं, ठीक है, और वो एक्यूरेट कैसे हो जाता है, ये सब हम लोग सीखेंगे। कोरिलेशन सर्वे का कुछ कुछ पार्ट सिखा दूंगा मैं, जो जीवन भर आपका काम आएगा, तभी आप लोग के लिए दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। जो शायद ये टॉपिक छूटा था, तो टॉपिक यहाँ पे एक क्वेश्चन छूटा हुआ है। अच्छा ठीक है, इसको मैं लिखवा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका हो गया यहाँ पे सारे सवाल आप लोग कर लिए, इसके बाद मैं बात करता हूँ। हाँ, मान लो कि आपका जो मेरा रूफ है, ठीक है ना, रूफ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो जो लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन होगा कितना डिग्री पे होगा उसको क्या बोलेंगे? जो मेरा अगर रूफ मेरा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन मेरा कितना डिग्री पे होगा उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, रूफ बहुत स्ट्रांग है तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? स्टिप 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 डायगोनल बोलेंगे। और उसका जो कितना डिग्री इंक्लिनेशन होता है? 60 डिग्री होता है। और बहुत कमजोर होने से कितना डिग्री इंक्लिनेशन होगा? बहुत कमजोर होने से कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन को रखता है, और ये होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप बताओ कि जो मेरा पैनल होता है, पैनल किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द पैनल डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? साइज ऑफ द पैनल डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? पैनल का साइज किस बातों पे डिपेंड करेगा, ये आपको जवाब देके बताना है। साइज ऑफ द पैनल डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? तो पैनल का साइज 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड, और दूसरा होता है आपका डेली, क्या होगा, डेली प्रोडक्शन रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोडक्शन रेट जितना होगा उतना बड़ा आपका पैनल का साइज आप रख पाओगे, उस हिसाब से आपका पैनल का साइज होगा। ठीक है, ये 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बाद बाकी ये डिप्लेयरिंग, जब डिप्लेयरिंग आप कर रहे हो और अगर मान लो रेगुलर फॉर केविंग मेथड में काम कर रहे हो, रेगुलर फॉल ना हो तो किस बात का खतरा बढ़ जाता है? डिप्लेयरिंग आप कर रहे हो, रेगुलर फॉल ना हो तो किस बात का खतरा बढ़ जाएगा? ठीक है, वेरी गुड। डिप्लेयरिंग कर रहे हो और रेगुलर फॉल ना हो तो किस बात का खतरा बढ़ेगा? एयर ब्लास्ट। क्या खतरा बढ़ेगा? एयर ब्लास्ट। तो रेगुलर फॉल ना हो तो उस समय हम लोग किस तरह का मतलब सिस्टम को एडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरह का ब्लास्टिंग टेक्निक को हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं उस केस में, ताकि उसको फॉल करवाया जाए? उसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग टेक्निक, दैट इज द इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग टेक्निक। इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग टेक्निक करने के लिए, इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग टेक्निक जो ब्लास्टिंग होता है कहां से किया जाता है? इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कहां से किया जाता है?
वेरी गुड। आज का क्लास पूरा क्लास का सार है बाबू। आज का क्लास जो अच्छे से कर लिया ना, समझ लो उसका जो माइनिंग मेथड का जो पार्ट है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा आज के क्लास में प्रेजेंट रहेगा ना, वो बाकी दिन इधर उधर थोड़ा बहुत ताक झाक करके पढ़ाओ, लेकिन आज अगर जो प्रेजेंट हो गया ना, उसको सब चीज समझ में आ जाएगा। तो ये करते हैं हम लोग। एयर ब्लास्ट अगर कभी होने वाला है तो वर्कर को एक सुरक्षित जगह पे रखते हैं। एक सुरक्षित जगह पे रखा है तो उस जगह को क्या बोलेंगे? एयर ब्लास्ट के लिए माइंस में एक स्पेशल शेल्टर जैसा बनाया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट शेल्टर। दैट इज द एयर ब्लास्ट शेल्टर, उसको बोलते हैं हम लोग एयर ब्लास्ट शेल्टर, उसको बोला जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयर ब्लास्ट शेल्टर बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपको बताना है, ठीक है, कि हाँ, मान लीजिए कि ऐसा कोई फॉल हुआ जिसका एक्सटेंशन होते हुए तो सरफेस तक क्रैक चला गया, इस फॉल को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर कोई फॉल हुआ जिसका एक्सटेंशन जो है सरफेस तक दिख रहा है मेरा, तो इस तरह का फॉल को क्या बोला जाता है? ठीक है, इस तरह का फॉल को हम लोग क्या बोलेंगे? अभी हाल ही फिलहाल हमारे माइंस में ऐसा फॉल देखने को मिला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्कस बोलते हैं, मेन फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मेन फॉल बोला जाता है, मेन फॉल इसको बोलते हैं। और जो नॉर्मली होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल फॉल बोलते हैं, लोकल फॉल होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, जो कि कल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा था। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक चीज तो मैं पूछना भूल गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो बताओ तो, अगर मान लीजिए किस तरह का लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन कभी फॉलो नहीं करना है, किस तरह का लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन कभी बनना ही नहीं चाहिए। लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन किस शेप का नहीं होना चाहिए? हमेशा हमेशा भी शेप का कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये भी शेप का बन गया गलती से, तो किस चीज का खतरा बढ़ जाता है? भी शेप का अगर बन गया बाबू, तो कौन चीज का खतरा बढ़ेगा? भी शेप का बनने से किस चीज का खतरा बढ़ेगा? वेरी गुड इस्लाम, क्या होगा? दीपक वेरी गुड, क्या होगा? ओवर राइडिंग का खतरा बढ़ जाएगा। वेरी गुड, ओवर राइडिंग का खतरा मेरा बढ़ जाएगा। अगर भी शेप मेरा बनता है तो वन काइंड ऑफ ओवर राइडिंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, ओवर राइडिंग का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं बोल रहा हूं, आप बताओ तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बताओ कि कभी कभी क्या होता है ना, मैं एक डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, आप बताना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, कैविंग मेथड में काम करते समय चाल को हम सॉरी माफ करना, कभी कभी हम लोग कैविंग मेथड में काम करते समय बिना सपोर्ट हटाए अचानक चाल गिर जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी गुड राज्य परवेर, वेरी गुड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राजा पवार, वेरी गुड। उसको क्या बोलेंगे बाबू? दैट इज द प्रीमेच्योर कोलैप्स का मैं बात कर रहा हूँ। प्रीमेच्योर कोलैप्स है ना? देखो ये होता है डिफरेंस कि एक बार में एक बच्चा सुन के तुरंत रिप्लाई दिया प्रीमेच्योर कोलैप्स है। प्रीमेच्योर कोलैप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीमेच्योर कोलैप्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज मैं बात बताओ, देखता हूं आप लोग में से कौन इसको बता पाता है कि, ठीक है, मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूँ, एक चीज मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है, आपको बताना है। कभी कभी कोल्ड पिलर के ऊपर प्रेशर आने के कारण पिलर जो है अचानक आवाज के साथ टूट कर, ठीक है, बिखर जाती है, इसको क्या बोलेंगे? किस चीज का मैं बात किया? वेरी गुड, किस चीज का बात किया मैं? बम्प का बात किया, BUMP। एक टर्म मैंने पढ़ाया था डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मिस हो गया था, हीव, फ्लोर हीव। सरफेस क्या होता है ना सर, जो रूफ होता है ना थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, उसको फ्लोर हीविंग बोलते हैं, फ्लोर हीविंग बोलेंगे, ठीक है ना, फ्लोर हीविंग। थोड़ा छूट गया था। फ्लोर हीविंग क्या होता है? प्रेशर आने के कारण, मैं बताया था शायद, टॉपिक को मैं ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। चलो फेंडर मेथड में जो चौकीदार होता है, जो चौकीदार हम लोग छोड़ते हैं, उसका साइज कितना होता है? फेंडर मेथड में जो चौकीदार होता है, चौकीदार जो छोड़ते हैं उसका साइज कितना होता है? तो चौकीदार का साइज कितना होता है बाबू? 10-10 मीटर, 10 मीटर इंटू 10 मीटर का चौकीदार होता है, इसको हम लोग रखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 30 मिनट्स में रिवीजन, 25 मिनट्स के अबाउट रिवीजन हुआ, क्योंकि 8:05 में क्लास स्टार्ट हुआ था, तो लगभग 25 मिनट। ये चीज मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ, सीखने का ये कैसा है? कुछ अलग तरह का है कि नहीं है ना? एग्जाम से भी बेटर है ना, एग्जाम से भी बेटर है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है आपको पता चले कि हाँ आप कितना अपने आप को बेहतर पोजीशन तक लाए हो, ठीक है ना। आप थोड़ा सा और मैं करता हूँ 5-7 मिनट, ताकि ये हो, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है बाबू, दोनों चीज को बैलेंस करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ 6 से 8 महीना में मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ मुझे आपको सब चीज याद भी दिलाना है, तो दोनों चीज को बैलेंस करना, दैट्स व्हाई मुझे इतना ये कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरा बात आएगा, ये तो हो गया था आपका, इसके बारे में हो गया था। हाँ चलो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। बताओ बाबू कि रेलवे रोडवे से कितना मीटर दूरी तक, ठीक है, कोई कोई भी वर्क नहीं होगा। वेरी गुड, वाह वाह यार वाह। रेलवे रोडवे से कितना मीटर दूरी तक, कोई पब्लिक वर्क से कितना मीटर तक? 45 मीटर तक कोई काम नहीं होगा, ठीक है। और यही वाला अगर मेरा वाटर लोड एरिया है तो कितना हो जाएगा? वाटर लोड एरिया होने से कितना मीटर हो जाएगा? वेरी गुड, वाटर लोड एरिया होने से कितना हो जाएगा? 60 मीटर तक कोई काम नहीं होगा। 60 मीटर तक मेरा कोई काम नहीं होगा वाटर लोड एरिया से।
डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो कहीं पर मेरा कोई सील्ड ऑफ एरिया में कहीं पर मेरा नॉक्सियस गैस ट्रैप्ड है तो कितना मीटर हो गया ये? सील्ड ऑफ एरिया में नॉक्सियस गैस ट्रैप्ड है तो कितना मीटर हो गया? सील्ड ऑफ एरिया में नॉक्सियस गैस ट्रैप्ड है तो कितना मीटर होगा? तो 30 मीटर हो जाएगा। आप लोग शायद कुछ और सोच लिए तो 30 मीटर हो जाएगा। ओपन कास्ट का बाउंड्री लाइन से कितना दूर तक काम नहीं होगा? ओपन कास्ट का बाउंड्री लाइन से कितना दूर तक काम नहीं होगा? 7.5 मीटर तक काम नहीं। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, एज पर सीएमआर, ठीक है, सीएमआर के अनुसार, मैं सवाल ध्यान सुनना, एज पर सीएमआर, ठीक है, सीएमआर के अनुसार ध्यान सुनना, एज पर सीएमआर, जो मेरा अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है, अगर कोई पिलर छोड़ता है तो सबसे बड़ा पिलर, ठीक है, जो छोड़ेगा उसका साइज क्या होगा? हाफ तो होगा मैं जानता हूं, लेकिन सबसे बड़ा पिलर का साइज क्या होगा? कितना छोड़ेगा वो? कितना पिलर छोड़ेगा वो? एक माइंस ओनर कितना छोड़ेगा वो? कौन है? अनिश, परफेक्ट आंसर अनिश, जो मैं सुनना चाह रहा। वेरी गुड सुमित, एक 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 कितना छोड़ेगा? एज पर सीएमआर सबसे ज्यादा छोड़ेगा तो कितना छोड़ेगा? देखो हाफ तो बोल रहे मैक्सिमम कितना, तो 48 मीटर होता है, इसका हाफ कर दो कितना हो गया? 24 मीटर। मतलब एक आदमी मैक्सिमम कितना छोड़ेगा? 24 मीटर। ये मैक्सिमम ही है ना, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लार्जेस्ट पिलर का हाफ, तो लार्जेस्ट पिलर 48 है, 48 का हाफ किया 24 आ गया, है ना। तो ये सवाल था, थोड़ा सा मैं सवाल को ट्विस्ट किया हुआ था, कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ फिर से। बाबू देखो, पिलर जो होता है ना, सबसे बड़ा पिलर एज पर सीएमआर कितना है मेरा? 48 मीटर है, और नियम है आधा छोड़ना ही है, तो सबसे ज्यादा कितना छोड़ेगा? 48 का आधा ही छोड़ना पड़ेगा, तो 24 मीटर होगा। यही मैं इसको घुमा के मैं पूछा। अब बताओ, तो रिवर लैक, ठीक है, रिवर लैक कैनल से उसका हॉरिजॉन्टली कितना मीटर दूरी के नीचे वर्टिकल कोई काम नहीं होगा? कितना मीटर हो जाएगा? 15 मीटर। उस समय आप लोग यही टाइप कर दिए थे, 15 मीटर फटाफट टाइप कर दिए बिना सवाल सुने, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा आपका ये। चलो अब आपको बताओ कि साइज ऑफ द स्लाइस, स्लाइस का साइज अगर मैनुअल कर रहे हैं तो कितना मीटर स्लाइस छोड़ेंगे हम लोग? मैनुअल में स्लाइस का साइज कितना होता है? मैनुअल में स्लाइस का साइज कितना होता है? मैनुअल में स्लाइस का साइज कितना होता है? मैनुअल में स्लाइस का साइज कितना होगा? कल मैं ही पढ़ाया था, 4.8 लिखाया था क्या? मैनुअल में स्लाइस का साइज कितना? 4.8। वेरी गुड। और मैनुअल में अगर एसडीएल और एलएसडी यूज करें तो कितना हो जाएगा? एसडीएल और एलएसडी यूज करें तो कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट कितना होगा? 4 हो जाएगा। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, अब बताओ कि जो मेरे स्प्लिट गैलरी होगी, स्प्लिट गैलरी का साइज मैनुअल में कितना होगा? स्प्लिट गैलरी का साइज कितना होगा? 3.6। स्प्लिट गैलरी का साइज कितना होगा? 3.6। और यही वाला अगर एसडीएल और एलएसडी यूज करेंगे तो साइज कितना हो जाएगा आपका? एसडीएल और एलएसडी यूज करने से साइज कितना हो जाएगा बाबू आपका? हेलो, तुम इंस्टॉल किया एप्लीकेशन? नहीं, जूम से नहीं होगा, तो तुमको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। यहाँ पे सारे बच्चे तो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, तुम्हारे मोबाइल में अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा तो मुश्किल है फिर। वो माध्यम है ना क्लास करने का, तुम्हें कुछ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना होगा, मैं तो बताया है ना, कुछ डेटा को डिलीट करना होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल एक बार मोबाइल को ऑन ऑफ करके देखो तो, और प्ले स्टोर को अपडेट करो, ठीक है। हम्म देखो, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं रीज। रिव अगर मान लो मैनुअल वर्किंग में रिव का साइज कितना होता है? मैनुअल वर्किंग में 1.8 से 2 मीटर तक होता है, और अगर एसडीएल एलएसडी यूज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2 से 3 मीटर तक चला जाता है, ठीक है। चलो, ये सब चीज के बारे में हम लोग क्लास में जान चुके हैं, हो गया। एक सवाल जो आप लोग में से पूछा था बाबू, सिंगल लिफ्ट में गैलरी का साइज मैक्सिमम परमिशन कितना मिल सकता है? सिंगल लिफ्ट में गैलरी का साइज का मैक्सिमम परमिशन कितना मिल सकता है? सिंगल लिफ्ट में 5.4। इसका जवाब बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि सर क्या बोलना चाह रहा है। देखो बाबू मैं समझा देता हूँ। जहां पर हम ट्रेनिंग करते थे ना, जिस जगह पर मेरा ट्रेनिंग था मेरा पीडीबीटी मेरा जो ट्रेनिंग हुआ था, नोट जामत कोलेरी में हुआ था, और वहां का सिम का नाम है केंदा सिम। नोट जामत के बारे में तुमने सुना? नोट जामत माइंस के बारे में सुना होगा, मंकोला एरिया में केंदा सिम है, केंदा सिम। तो जो केंदा सिम था ना, मोटा मोटी जहां तक मुझे ध्यान में, उसका थिकनेस जो था लगभग 8 मीटर के आसपास था, 8 मीटर मोटा सिम था, ठीक है। अब तुम बताओ ऐसा कौन आदमी होगा जो 8 मीटर मोटा सिम देके केवल 3 मीटर में ही काम करेगा, है ना। तो 8 मीटर मोटा सिम है तो 8 मीटर चलाना है। देखो जैसे मान लो ये वाला 8 मीटर मेरा मोटा सिम है, ठीक है ना, तो चलाने का प्रोसेस क्या करते थे लोग, कैसे चलाते थे इस चीज को? चलाने का तरीका है, वो लोग दिमाग लगा क्या करता था ना, पहले 3 मीटर वो लोग चला लिए, 3 मीटर पूरा डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है। अब डिप्लेयरिंग करते समय 3 मीटर में डिप्लेयरिंग जब कर रहे हैं ना, इसमें क्या करते लोग, बालू भर देते थे,
इसमें स्टोइंग कर देते थे पूरा, फिर मशीन को इसके ऊपर ले जाते थे, फिर ऊपर में फिर स्टोइंग डिप्लेइंग करते थे, ऐसा होता था। टॉप और बॉटम, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेक्शन वर्किंग। तो अगर मान लो मल्टी चल रहा है, एक बार नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऊपर ऐसे कर रहे हो ना तुम, उसको बोलते हैं मल्टी सेक्शन वर्किंग। तो मल्टी सेक्शन वर्किंग में ना मैक्सिमम 4.8 मीटर गैलरी का परमिशन मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सिंगल सिंगल लिफ्ट तुम चला रहे हो, एक ही बार में चला रहे हो, जैसे मान लो अभी हम लोग जिस माइंस में काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 4 5 6 इंक्लाइन है, यहाँ पे जो सीम का थिकनेस है वो तुम्हारा है 3 मीटर से कहीं कहीं पे 3 मीटर टू कहीं कहीं पे 4 मीटर तक है। तो वहां पे क्या करते हैं, एक साथ टॉप टू बॉटम चलाते हैं, ऊपर से नीचे तक। तो इस तरह का अगर माइंस, या फिर मान लो कंटिन्यूअस माइनर जहां चलता है, तो कंटिन्यूअस माइनर में क्या होता है ना, ऊपर से लेके नीचे तक एक बार में सीएम काटती है। जो सीएम काटता है ना कोयला का, को पता नहीं इसके बारे में, तो कंटिन्यूअस माइनर में जो कोयला काटता है ना, एक बार में टॉप से बॉटम तक काटा जाता है, इतना गैलरी है ना पूरा एक बार में काटा जाता है। तो इस तरह का जहां पे वर्किंग हो रहा है, जहां पे सिंगल लिफ्ट में काम हो रहा है, एक साथ ही पूरा काम करके खत्म कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरह का वर्किंग में मैक्सिमम परमिशन 5.4 मीटर का मिलता है, 5.4 का। ठीक है, लेकिन अब तुम बोलोगे नहीं सर हम अभी यहाँ किए फिर थोड़ा सा और ऊपर हाइट बढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा, तो परमिशन नहीं मिलेगा, तो 4.8 मीटर ही चलाना पड़ेगा। यही है सिंगल लिफ्ट और मल्टी लिफ्ट में डिफरेंस। सिंगल लिफ्ट मतलब एक बार में पूरा चलाएंगे तो 5.4 मीटर का परमिशन मिलेगा, और इसमें आपको कितना मिलेगा 5.4 मीटर विद का परमिशन मिलेगा, और मल्टी लिफ्ट में 4.8 मीटर का ही मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है, आप बताओ इस बारे में कि जो रिब होगा, अगर एचईएम यूज कर रहे हैं हम लोग, सर इसमें सवाल कैसा पूछेगा, हाँ सुनो, इसमें सवाल पूछेगा कि सिर्फ एक वर्ड अगर लिखा रहे सिंगल लिफ्ट और मल्टी लिफ्ट लिखा रहे, तो आप ध्यान देना, तो सवाल सिर्फ एक ही इसमें आएगा तो कि सिंगल लिफ्ट में मैक्सिमम परमिशन कितना आता है, सिंगल लिफ्ट में मैक्सिमम परमिशन कितना होता है, ये वाला। तो सिंगल लिफ्ट में मैक्सिमम कितना हो सकता है, गैलरी का चौड़ाई 5.4 मीटर तक रख सकता है। ठीक है, ये परमिशन मिलता है, ये चीज में ध्यान देना, अगर ये मिलेगा तो ही मिलेगा। ठीक है, चलो इस सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल क्या बोले हम, हाँ कितना होगा बाबू, कितना हम लोग छोड़ेंगे, अगर एचएमएम यूज कर रहे हो तो कितना छोड़ते हैं हम लोग, रिप कितना छोड़ते हैं, 4 से 6 मीटर रिप छोड़ना होता है। एचएमएम यूज कर रहे हो तो 4 से 6 मीटर रिप छोड़ना होता है। चलो इसके बाद तुम लोग जवाब दो। चलो माइंस में ऐसा कोई स्थान, ठीक है ध्यान देना, माइंस में ऐसा कोई स्थान जहां पे मिनरल को सर्च किया जा रहा है या वहां से ऑब्टेंड किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे। माइंस में ऐसा कोई स्थान जहां से मिनरल को सर्च किया जा रहा है, ऑब्टेंड किया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग बोलते हैं। ठीक है, और जहां पर माइंस में लॉफुली कोई इंसान जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो कोई इंसान जहां पर माइंस में लॉफुली, जहां पर नियम है जाने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग प्लेस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको बाबू, वर्किंग प्लेस। ठीक है, चलो अब बताओ, माइंस में ऐसा कोई जगह, ठीक है, ऐसा कोई जगह जहां पर हम लोग जा तो सकते हैं, माइंस में ऐसा कोई जगह जहां पर हम लोग जा तो सकते हैं लेकिन अभी काम बंद किया हुआ है, फ्यूचर में काम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। माइंस में ऐसा कोई जगह जहां पर अभी काम बंद है, ठीक है, फ्यूचर में काम होगा लेकिन वहां पर हम लोग जा सकते हैं। माइंस में ऐसा कोई जगह जहां पर अभी काम बंद किया हुआ है, ठीक है, फ्यूचर में काम होगा लेकिन वहां पर हम लोग जा सकते हैं, उसको तो ओल्ड वर्किंग बोलेंगे, लेकिन डेफिनेशन में क्या बोलेंगे बाबू, डिसयूज्ड बोलेंगे। डिसकंटिन्यूड बोलने वाले सभी बच्चों को गलत है। यू मस्ट हैव टू, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है जो डिसकंटिन्यूड मारे थे, अपना अपने आप के बारे में एक पॉइंट लिखो कि मुझे और केयर करके पढ़ना है, मुझे हर एक बात में केयर लेके पढ़ना है। ठीक है, देखो आपको लग रहा होगा बाबू यहाँ पे कि अरे क्या है सर डिसयूज डिसकंटिन्यू में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, डियर स्टूडेंट्स यही कंफ्यूजन की वजह से ना आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, आप जो बोले, आप सोच रहे हो ना कि सर क्या थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से रिजल्ट नहीं होगा, गलती से टाइप हो गया जैसे लिख रहे हो, है ना, मैं समझ रहा हूं आपकी गलती, यही गलती ना आपको रिजल्ट नहीं करने देगी। ठीक है, चलो आप इस सब चीज पे थोड़ा ध्यान दोगे अभी से। डिसकंटिन्यूड, क्योंकि वो देखो मेरा काम ही है आपको हर जगह पे अलर्ट करना। चलो अब मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई माइंस है जहां पर हम लोग पूरा एक्सट्रैक्शन करके हम लोग कोयला निकाल चुके हैं, ठीक है, और वहां पर फिर कोई और काम नहीं, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जहां से हम लोग कोयला निकाल चुके हैं और वहां पे कोई काम करने को उम्मीद नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग अबंडेंट बोलते हैं। बोथ इज अ वन काइंड ऑफ अबंडेंट, पर अबंडेंट वर्किंग इज द परफेक्ट आंसर। अबंडेंट को ही बोलना चाहिए, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, अबंडेंट बोलेंगे, अबंडेंट डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मान लो कि कोई भी मेरा, ठीक है,
मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, ठीक है, और इन बाय एंड ऑफ एनी ड्रिफ्ट इंक्लाइन, उसको क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेज बोलते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, ऐसा कोई वर्किंग जैसे पानी भर गया, अब पानी भर करने के कारण उसको बंद कर दिए, फिर फ्यूचर में काम करेंगे, तो क्या बोलेंगे? पानी भर गया, पानी भर करने के कारण उसको बंद कर दिए, फिर फ्यूचर में काम करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग डिसकंटिन्यूड बोलेंगे। कितना बोलेंगे उसको हम लोग? डिसकंटिन्यूड वर्किंग बोलेंगे। वेरी गुड, तुम लोग इसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूड वर्किंग बोलेंगे। वेरी नाइस बच्चों, तुम लोग परफेक्ट आंसर दिया सब चीज का, बहुत जवाब दिया। तो ठीक है, लगभग मोटा मोटी जो टॉपिक था, जो सारे सवाल थे जो हम लोग पिछले 5 क्लास से पढ़ रहे थे, तो आज का क्लास में लगभग लगभग सारे सवालों को हम लोग डिस्कशन कर लिए, सारे सवाल को जान ली क्या क्या था। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का स्टेज 2 तक कंप्लीट हुआ। स्टेज 2 और 3 स्टेज तो थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, स्टेज 2 एंड 3 खत्म हुआ, जहां पे हम लोग डेफिनेशंस पूरा देखें, एमसीक्यू देखें, थ्योरी पढ़े, और उसका जो क्या था, साथ ही साथ जो आपका डेली क्लास डिस्कशन था, डिस्कशन में हम लोग सारी चीज को याद भी किए। तो इस तरह से 3 स्टेज आपका खत्म हो गया। चौथा स्टेज क्या है? चौथा स्टेज में 3 स्टेज का भी कुछ कुछ बाकी है, जो मैं भी करवाऊंगा, पूरी तरह खत्म नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, ठीक है ना, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। चौथा स्टेज क्या? एग्जाम का स्टेज है, जिसमें आपके शार्पनेस का पता चले कि आप कितना शार्प हो, आप क्लासेस के प्रति शार्प शार्प कितना हो। हाँ बोलिए। हाँ, उसमें आईडी के लिए मैं एक नंबर सेंड किया आपको, उस आईडी नंबर को वहां पे डालिए, क्लासरूम आईडी नंबर। नहीं, स्टूडेंट्स पे क्लिक मारिए आप। एक मिनट रुक जाओ, वो थोड़ा सा एक बच्चा कल से परेशान, उसका हुआ नहीं। सेव करो उसको, अपना नाम डाला था वहां पे, ठीक, चलो नीचे सेव करो, वहां पे देखो क्लासरूम आईडी मांग रहा होगा, क्लासरूम आईडी देखो, हम तुमको मैसेज की, उसको टाइप करके वहां पे क्लिक करो, डालो उसमें। हो जाएगा, हो जाएगा। देखो बाबू, तो हम क्या बोल रहे थे बाबू आप लोगों को, हम इतना ही बोल रहे थे आप लोगों से, किस नाम से बनाए थे तुम? हेलो, ठीक है, हो गया एक्सेप्ट। तुम वहां पे क्लास रूम में जाओ, क्लासरूम को क्लिक करो, वहां पे देखो ज्वाइन लाइव लिखा होगा, दिखा? ज्वाइन लाइव पे क्लिक करो, हो जाएगा, चलो। हाँ, तो बाबू यहाँ पे हम लोग क्या देखे, अभी देखो, अभी जैसे क्लासेस में हम लोग क्या बात सीखे, तो ये सारी चीजों की अब नेक्स्ट स्टेप क्या, एग्जाम के ऊपर है। अभी जो आप करोगे ना, इसके बाद यही तय करेगा आपका रिजल्ट क्या होगा, इसके बाद ही आपका तय होगा रिजल्ट, ये रिजल्ट के ऊपर होगा। आप एक बात याद रखना, अभी आप लोग एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक जो है, अभी इसी सब माफ करना, नेक्स्ट क्लास जो है इसमें एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बीच में मैं एक दिन का छुट्टी, जैसे कल एक क्लास में ऑफ कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, एग्जाम के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो जो एमसीक्यू टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोशिश करना कि 95% स्कोर कर पाए, इसमें 90% प्लस स्कोर अगर आपका है, इतना आप याद रखना। अभी तक क्लास इंस्टीट्यूशन का ये रिकॉर्ड है, जिन बच्चों का मेरे एग्जामिनेशन में 90% प्लस स्कोर रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो हर एग्जाम को क्वालिफाई किए। ऐसा हर एग्जाम, जितना भी एग्जाम हो दिया ना, ऑल में वो क्वालिफाई किए, अगर ये 90% आप रिजल्ट कर पाए तो। मतलब अगर मान लो कि मेरा 20 नंबर का अगर सवाल, 20 नंबर का मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, तो 18 प्लस आपको लाना है, 90% प्लस लाना है, तो 18 प्लस यानी 19 नंबर लेकर आना है कम से कम। नेगेटिव मार्किंग फिलहाल एग्जामिनेशन में नहीं रहेगा, लेकिन आने वाला 2-4 एग्जाम के बाद मैं नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दूंगा। नेगेटिव मार्किंग आप लोग को मिलेगी, एकदम दिमाग में बैठा लेना, नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, 1-2 एग्जाम में नहीं मिलेगा, 2-3-4 के बाद आपको पक्का नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, ताकि आपको पता चले कि नेगेटिव मार्किंग से क्या नुकसान होता है। तो ये 18 नंबर है ना, 18 नंबर प्लस आपको लाना होगा जो एग्जाम होगा। एग्जाम का शेड्यूल और ड्यूरेशन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ बाबू। यहाँ पे एग्जाम पूरा दिन भर में आप कभी भी दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो। टाइम स्टार्ट कर दूंगा मैं, लेकिन हाँ एक ही बार दे पाओगे। जैसे तुम लॉगिन करोगे, क्लिक करोगे, एक बार एग्जाम स्टार्ट हुआ, फिर दोबारा, फिर
ना, फिर दोबारा ना आप उसको नहीं टच कर पाओगे। जब आप फ्री रहो, कोई डिस्टर्ब ना करे, मोबाइल में फोन कॉल वगैरह ना आए, उस समय आप लॉगिन करना, एक बार क्लिक करना लॉगिन पे, लॉगिन बटन को क्लिक करोगे, एग्जाम स्टार्ट होगा आपका। जो टाइम सेट किया रहेगा 20 मिनट 15 मिनट, उतना मिनट ही टाइम मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए। एग्जाम दोगे, सेल्फ सबमिट हो जाएगा उतना टाइम के बाद, या फिर आप सबमिट भी खुद से कर सकते हो, सारा चीज हो जाएगा उसी में। ठीक है, तो एग्जाम देना और क्लिक करना, एबीसीडी ऑप्शन दिखेगा, वो क्लिक करना, उतने में आपका काम हो जाएगा। तो मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा, उम्मीद है शनिवार या रविवार, एक दिन या 2 दिन का टाइम दे देता हूं, ताकि आपके परफॉर्मेंस, अपना रिवीजन जो उसको अच्छे से आप कर पाओ और एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस को बेटर बना पाओ। चलो बाबू, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आज का टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, आज जो चीजें उसको हम लोग करते हैं, क्योंकि टाइम सबके लिए एक जैसा ही है। ठीक है, चलो अपना टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था, उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पहले जल्दी से। जो क्वेश्चन छूटा हुआ था, जो क्वेश्चन छूट गया था, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलो लिखो, पेन पेपर रेडी कर लो, अपना हथियार अस्त्र शस्त्र जितना भी है रेडी कर लो। तो क्वेश्चन है कि स्टोइंग का क्या होता है, एक रिपोर्ट भेजा जाता है कि कितना स्टोइंग हुआ, कितना कोल एक्सट्रैक्शन किए, डेवलपमेंट में कितना कोयला निकाला हम लोग काट के। तो स्टोइंग का क्या होता है, एक रिपोर्ट बनता है, उस रिपोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं। सेंड किसको करते हैं, हम लोग आरआई को। तो एक ये जो रिपोर्ट होता है कब भेजा जाता है, ठीक है, शायद मैं करवाया था कि नहीं पता नहीं, आप लोग लिख लो इसको, वेन स्टोइंग रिपोर्ट लिखो, वेन स्टोइंग। कुछ लोगों का मैसेज ऐसा बोल रहा है, सर करवा दिए थे क्या? अच्छा लिख लो, कोई बात नहीं, एक सवाल लिख लो, वेन स्टोइंग रिपोर्ट shall be sent to RI, when stowing report shall be sent to RI, ठीक है, बाय ओनर स्लैश एजेंट स्लैश मैनेजर। इसका क्या होगा, तो कब भेजते ओनर एजेंट मैनेजर इसको, 10th डे ऑफ एवरी मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में टिक मार के रखना, 10th डे ऑफ एवरी मंथ, ध्यान से, एवरी मंथ, हर महीना का। ठीक है, हर महीना का 10 तारीख, ठीक है, ऑन और बिफोर एक वर्ड यहाँ पे होगा, ऑन और बिफोर, है ना, ये क्या है, ऑन और बिफोर, वर्ड क्या यहाँ पे मेंशन करना होगा, वो ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर, मतलब इतना में भेजो या इससे पहले भेजो, मतलब 10 तारीख से 10 तारीख जो हर महीने का 10वां दिन होता है ना, उससे या उससे पहले आपको भेजना होगा, ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के 10 तारीख या उससे पहले आप भेज दो अपना स्टोइंग रिपोर्ट। स्टोइंग रिपोर्ट में क्या क्या होता है, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। स्टोइंग रिपोर्ट में होता है कि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कितना कोयला की और उसके एवज में आप कितना स्टोइंग कर पाए हो, वो रिपोर्ट होता है उसमें, कि कितना कोयला निकाला और उसका कितना आप फील कर पाए स्टोइंग। ये सारा का सारा डेटा भर के देना होता है, कैलकुलेशन करके कि हाँ इतना मेरा कोयला निकला और इतना स्टोइंग हम कर पाए, ये रिपोर्ट देना होता है। चलो, और कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को मैं नहीं बता पाया था, अब मैं थोड़ा उस पर डिस्कशन कर देता हूँ। ये हो गया था, ये हो गया था, यहाँ पर हो गया था, ये वाला लिखो बाबू। आप लोग को पता है कि जब इस तरह का माइंस हम लोग चलाते हैं, तो माइंस में क्या होता है कि कुछ घटनाएं घटती है ना, कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई घटना घट गया, तो या फिर कभी डीजीएमएस का टीम भी आती है एग्जामिनेशन करने के लिए। जो डीजीएमएस की टीम आती है एग्जामिनेशन करने के लिए ना, तो कुछ वो लोग क्या करती है, कुछ वो लोग कंट्रावेंशन दे के जाती है, कुछ वो लोग नियम का उल्लंघन करने पे कुछ वो लोग चार्ज दे के जाती है मैनेजर को, कुछ वो लोग चार्ज दे के जाती है, कुछ वो लोग इस तरह का वायलेशन दे के जाती है। तो वायलेशंस का रिपोर्ट है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या वायलेशन होता है, क्योंकि ये भी जो आपका पूरा का पूरा पार्ट है किससे रिलेटेड है, ये पूरा का पूरा मेथड से रिलेटेड है, मेथड में ही सारा का सारा चीज आएगा। तो थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा 1-2% इधर उधर हट के है, लेकिन इसके बारे में हम लोग सारा का सारा चीज को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लिखो, इन विच फॉर्म, लिखो पहला क्वेश्चन लिखो, इन विच फॉर्म, ठीक है, कंट्रीवेंस UNTRAVNC कंट्रीवेंस इज गिवन बाय में लिख देता हूं, डायरेक्ट डीजीएमएस लिख देता हूं, डीजीएमएस में सभी आ जाएंगे एक साथ, डीजीएमएस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन के दौरान। ठीक है, जो कंट्रीवेंशन होता है, जो कंट्रावेंस होता है, ठीक है, उसको कौन सा फॉर्म में वो दे के जाते हैं, किस फॉर्म में लिख के जाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म होगा, फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा फॉर्म 6,
कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म 6 नंबर का जो फॉर्म होता है, फॉर्म 6 में ना, उसमें हम लोग कंट्रावेंशन देते हैं। फॉर्म 6 में इसका ये होता है, फॉर्म 6 है ना, फॉर्म 6 में देता है। और ये किसको देता है हम लोग? तो ये माइंस को दिया जाता है। माइंस मतलब क्या? अरे ओनर, एजेंट, मैनेजर, जो टू किसको दिया जाता है? ये टू ओनर, एजेंट, मैनेजर को दिया जाता है कि आपके माइंस में ये प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक कीजिए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, मान लो रूप बोल्टिंग तुम नहीं किया था सही से, प्रॉपर वे में रूप बोल्टिंग नहीं था, सपोर्ट का जरूरत था, आप काम कर रहे थे, तो डीजीएमएस वाला अधिकारी चेक करेगा क्या ऐसा दिक्कत है। जैसे आज ही हमारे माइंड्स में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल डीएमएस आए हुए थे, इलेक्ट्रिकल के जो डीएमएस आए हुए थे, तो वो आके जांच के माइंड्स में कि कहां कहां क्या प्रॉब्लम है। और तुम यकीन नहीं करोगे डियर स्टूडेंट, दे हैव द नॉलेज, लॉट्स ऑफ द नॉलेज। उनके पास हर चीज के बारे में ना, हर विषय का नॉलेज था, और हर चीज के बारे में बहुत बारीकी से जानते थे। वो हर चीज को खुलवा के देख रहे थे। जैसे मान लो गेट एंड बॉक्स है ना, तो गेट एंड बॉक्स का हर पार्ट को खोल रहे थे, वो खोल के चेक कर रहे थे इसमें ये काम कर रहा है कि नहीं। पायलट के साथ, इवन जानते, पायलट के साथ अर्थ का लीकेज काम कर रहा है कि नहीं, इसको टेस्ट करवाए वो वहां पे। तो किस्मत किस्मत क्या बोलोगे, सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ था हम लोगों का वहां का, तो सब चीज अच्छे से पास हो गया। सिर्फ एक जगह पे क्या हुआ था कि एक रिले में ना वो सर्किट खराब हो गया था, तो उसको बाईपास किए थे, तो उसको बंद करवा दिया कि नहीं, इसको बंद कर दीजिए अभी आप, जब वो ठीक होकर आएगा तब आप इसको चालू कीजिएगा। वो हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन का था वो सर्किट, उसको बंद करवा दिया। तो इस तरह से होता है कि इस तरह से वो लोग जांच करते हैं और अपना देते हैं, और साथ ही साथ वो रिपोर्ट ये बनाए कि जहां जहां उनको कमी लगा कि हाँ इस जगह पे आपको इस तरह से सावधानी लेना है, सावधानी लेना है, तो वो जो अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट होता है फॉर्म 6 में लिखते हैं वो लोग। फॉर्म 6 का लिखने के बाद एक बात याद रखना, फॉर्म 6 में ना 3 कॉपी होता है, 3 कॉपी होता है। अगर मान लो आरआई है तो 3 कॉपी होगा, आरआई चेक करते हैं, 3 कॉपी होता है। एक कॉपी क्या करते हैं, सीआई को भेजते हैं, और तीनों कॉपी में साइन होता है, मैनेजर का, एजेंट का, है ना, साइन होता है, सेफ्टी ऑफिसर का साइन होता है, सभी साइन करते हैं। साइन करने के बाद मतलब मान लो कि 3-4 तुम गलती किया, 3-4 बात लिखा, लिखने के बाद वो घर चल जाएगा ऐसा नहीं, तुमसे उसमें साइन लेगा कि तुम भी देखो कि तुम इसके लिए जिम्मेवार है। उसका एक कॉपी तुमको दे देंगे, वो एक कॉपी वो खुद रख लेंगे, और एक कॉपी हायर अथॉरिटी को भेज देंगे कि यहाँ यहाँ ये गलती था। तो इस तरह से होता है। और कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म 6 में होता है। तो इसमें 3 कॉपी टोटल बनता है, मतलब कार्बन कॉपी होता है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग लिखेगा, नहीं, नीचे कार्बन लगा होता है और ऊपर में लिखते हैं, तो 3 तो कॉपी बन जाता है उससे। मतलब सेम चीज होना चाहिए तीनों में, कोई अंतर नहीं। अगर कोई कहीं कोई लिख के काट रहा है तो काटा हुआ ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, तो फॉर्म 6 में भेजते हैं। अब तो ये वाला एक तो बात समझ में आ गया कि हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर डीजीएमएस क्या किया, कुछ एक्शन लिख के दिए कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नियम बता कर गया, मान लीजिए बोले इसको बदलाव करना है, तो मैनेजर, ओनर, एजेंट, मैनेजर कितना दिन के अंदर उस पर एक्शन लेंगे, ठीक है, ठीक है, कितना दिन के अंदर एक्शन लेंगे बोलो, क्वेश्चन, ठीक है। लिखो, विद इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के अंदर, ठीक है, ओनर, एजेंट, मैनेजर, ठीक है, सेल टेक एक्शन against contraventions given by डीजीएमएस। तो अगर कोई डीजीएमएस अगर कंट्रावेंस दिया ना, तो कितना दिन के अंदर उस पर एक्शन ले लेना होगा, इनको बता देना होगा, रिपोर्ट करना होगा। एक्शन लेना ही नहीं होगा, साथ में रिपोर्ट भी करना होगा। इसका जवाब क्या हो जाए डिस्टेंस? 15 डेज। वेरी गुड। इसका जवाब क्या होगा? 15 डेज के अंदर क्या करेंगे उसको हम लोग, 15 डेज के अंदर क्या करेंगे, उसमें एक्शन लेके उसको बताएंगे। और एक बात, ठीक है, और ये जो 15 डेज का फिगर है ना, सेम ये जो कंट्रावेंशन मिला ना, इसको नोटिस बोर्ड पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको नोटिस बोर्ड पे भी लगाना पड़ेगा कि हाँ ये भाई सब प्रॉब्लम है, ठीक है। शो इन नोटिस बोर्ड ऑल्सो, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ पे इसी में जो लिखो ना, ये वाला क्या होगा, इस पे लिख लो फॉर 15 डेज शो इन नोटिस बोर्ड, शो इन नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में भी ना 15 डेज के लिए नोटिस बोर्ड में हम लोग लगा के रखेंगे इस चीज को। नहीं तो एक काम करते, इसका एक सवाल लिख लेते हैं, ठीक है, इसका एक सवाल लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। फॉर हाउ मेनी डेज कंट्रावेंस शैल बी शोन इन नोटिस बोर्ड, ठीक है। ये इसका एक 2 सवाल बन जाएगा, एक इसका भी आ जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग जो डिजीज होता है, एक्सीडेंट होता है, उसका भी साथ में आ जाएगा। चलो उसको हम अलग से सवाल बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको मिटा देते हैं, लिखो फॉर हाउ मेनी डेज, लिखो कितने समय के लिए, फॉर हाउ लॉन्ग भी लिख सकते हो, फॉर हाउ लॉन्ग भी चलता है, ठीक है, हाउ मेनी डेज भी कर सकते हैं, ठीक है। नोटिस ऑफ कंट्रावेंशन, नोटिस कंट्रावेंस लिखो, कंट्रावेंस shall be display in notice board,
तो नोटिस बोर्ड में ना, नोटिस बोर्ड में ध्यान सुनो, तो जो नोटिस बोर्ड होगा मेरा, उस नोटिस बोर्ड में कितना समय के लिए जो कंट्रावेंशन जो दिए है ना, उस कंट्रावेंशन को डिस्प्ले करना है। तो इसमें देखो एक ऐसा, इसमें एक लॉजिक भी है, लॉजिकली आप समझ सकते हो 15 डेज। 15 डेज इसलिए कि 15 डेज में ना सब का सब, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, जब रोटेशन होगा ना तो कभी ना कभी सबका नजर जाएगा। 15 दिन तक सबको दिखना चाहिए कि हाँ ये माइंस में प्रॉब्लम है, हर एक आदमी को पता होना चाहिए खदान में कि क्या क्या दिक्कत है 15 दिन के लिए। लेकिन यही वाला नोटिस अगर मान लो इफ, ठीक है, यही वाला अगर माइंस में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट है, या किसी को मान लो नोटिफाइंग डिजीज है, नोटिफाइंग डिजीज हुआ है, ठीक है, तो नोटिफाइंग डिजीज या फिर एक्सीडेंट हुआ ना, तब कितना दिन के लिए जाएगा, फॉर 14 डेज। यही वाला जो दिन कितना बदल जाएगा, 14 डेज के लिए। ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन यहीं पे करते हैं बाबू आप लोग, ध्यान देना। मतलब अगर मेरा किसी माइंस में अगर कोई एक्सीडेंट घटना घट चुका है या किसी को डिजीज हो गया है, तो उसका जो नोटिस है, उसका जो बाकी जो डिटेल्स है ना, वो हम लोग कितना दिन के लिए दिखाएंगे, 14 दिन के लिए दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई कंट्रावेंशन देकर गया है तो 15 दिन के लिए। वो दोनों मानता है। एक घटना घट चुका है, देखो ये घटना घट चुका, नोटिफाइंग डिजीज किसी को हुआ है, ये घटना घट चुका है, कोई एक्सीडेंट हो चुका है, तो घटना अगर घट गया है तो 14 दिन के लिए होगा। और अगर कोई घटना नहीं घटा है, ठीक है, जो घट सकता है, तो जैसे मान लो कि कोई भी चाल खराब था, वहां सपोर्ट करने के लिए बोला है, या फिर रूफ बोल्टिंग को इनहेंस करने के लिए बोला गया है, या वाटर स्प्रेइंग के लिए बोला गया है, या डस्ट के लिए बोला गया कहीं पे, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कहीं बदलाव करने के लिए बोला गया है, सर्किट में चेंज करने के लिए बोला गया है, एसडीएल में किसी तरह का बदलाव करने के लिए बोला गया है, जो कुछ भी बदलाव करने के लिए बोला गया, इस तरह से अगर कोई बदलाव करने के लिए बोलता है तो उसका नोटिस 15 दिन के लिए, क्योंकि वहां पे कोई घटना नहीं घटा। लेकिन अगर कोई घटना घटता, लाइक एक्सीडेंट हो गया, नोटिफाइंग डिजीज किसी को हो गया, तब उसका नोटिस 14 डेज के लिए हम लोग डिस्प्ले करते हैं नोटिस बोर्ड। और ऐसे नॉर्मली 15 दिन के लिए डिस्प्ले किया है तो नोटिस बोर्ड में दिखना चाहिए सभी को, सभी आदमी को पता चलना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्शन टेकन के बारे में हो गया। अब एक सवाल इससे और सवाल पूछता है, फॉर हाउ मच टाइम या हाउ लॉन्ग, ठीक है, द रजिस्टर ऑफ कंट्रावेंशन शैल बी केप्ट सेफ। ये भी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर हाउ लॉन्ग क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग, कितना समय के लिए, ठीक है, हाउ लॉन्ग द रजिस्टर ऑफ ठीक है, कंट्रावेंशन shall be kept safe, साफ, सेफ, सुरक्षित पूर्वक रखना है। अब मान लो रजिस्टर आया, एक साल पहले कंट्रावेंशन देके गया था, बाबू तुम ये करना, अब तुम क्या रजिस्टर हरा दिया, आया एक साल बाद देख रहा है ये नहीं है, तो वैसा नहीं चले। उसको एक टाइम पीरियड तक आपको सुरक्षित रखना है। लास्ट जो इंस्ट्रक्शन हुआ था वहां से, तो इसको 3 साल, कम से कम 3 ईयर, एटलीस्ट 3 ईयर, है ना, एटलीस्ट 3 साल, क्योंकि माइंस में हर चीज क्या होता है, हर समय बदलता है। 3 साल में तो माइंस बहुत सारा बदल ही जाएगा, तो कम से कम 3 साल तक इसको सुरक्षित पूर्वक रखना है। 3 साल तक इसको हम लोग सेफ में रखते हैं, ताकि किसी तरह कोई नुकसान, मतलब किसी तरह कोई अगर दिक्कत हुआ इन फ्यूचर में भी, तो हम लोग उसको ये किया जा सके। क्लियर हुआ, समझ में आया? डियर स्टूडेंट, देखो क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, हम लोग यहाँ पे पढ़ाते ही नहीं है, तैयारी भी आप लोग स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। बस तुम लोग को वो एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा ना, क्लासेस का तो रेगुलर जुड़ के रहो। तुम में से ऐसा कुछ लड़का होगा बोलेगा सर हम तो सर वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने वाला ध्यान से सुन लो सभी कोई, क्लासेस देखो, अगर तुम किसी दिन वीडियो रिकॉर्डिंग देख के अपना क्लास कर रहा है, 1-2 क्लास हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे रेगुलर हैबिट में है ना, तो तुम कहीं ना कहीं चूक कर रहा है। ठीक है, तुमको अफसोस होगा इस बात का। तो इस बात को तुम ध्यान से समझ लो कि तुम भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख के सारा क्लास करता है, आप क्लास में प्रेजेंट रहो, एक्टिवली, फुल्ली एक्टिवली प्रेजेंट रहो। उससे एक फायदा अलग होगा, क्योंकि आप जब टाइप करके मैसेज करते हो, मैं पूछता हूं ना, उसका देखते हो कितना ब्लड प्रेशर जो सर्कुलेशन होता है ना ब्रेन में, कितना फास्ट होता है, हार्ट बीट कितना तेज रहता है उस समय। ये जो एहसास है ना आपको, ये एग्जाम में आपको अलग बनाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। एग्जाम में जब मैं टेस्ट लूंगा ना, आप जब टेस्ट दोगे ना 20 नंबर का, आप कुछ पता चलेगा, नीचे घड़ी का टाइमिंग, अरे 10 मिनट में खत्म होने वाला है, वो एहसास में आपको अलग बनाएगा। आप तो पढ़ तो सब चीज सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिस जो चीज है ना, वो जो माहौल है ना, वो आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। इस चीज के लिए क्लास है। क्लासेस तीनों चीज काम करती है, आपकी स्टडी भी करवाती है, आपका प्रिपरेशन भी करवाती है, और आपका शार्पनेस पे भी काम करती है। हम लोग तीनों चीज पे काम करते हैं, हर चीज पे काम करते हैं आपका। इसलिए क्लासेस को फुल्ली और अच्छे से अटेंड करो, क्योंकि क्लासेस में मैं देख रहा हूं कि कभी भी अभी तक 80+ बच्चे तो मैं नहीं देखा हूं। आज तो 80+ गए थे,
लेकिन 80 प्लस 90 प्लस बच्चे नहीं, जबकि क्लासेस में टोटल आई थिंक अभी तक 110 बच्चों के एनरोलमेंट हुआ है। चलो बाबू, अब कुछ और एमसीक्यू पे बात करते हैं जो कि छूटा हुआ एमसीक्यू था। उम्मीद करते हैं कि ये चारों का चारों चीज पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार मैं जानकारी के लिए आपसे मैं रिव्यू ले लेता हूं कि आप लोग सीख पाए कि नहीं। चलो बताओ, जो कंट्रावेंशन है कौन देता है? जो कंट्रावेंशन है कौन देता है? कंट्रावेंशन कौन देता है? विकास तुम लिख नहीं रहा। कंट्रावेंशन कौन लगाता है? डीजीएमएस लगाता है। वेरी गुड, डीजीएमएस द्वारा लगाया जाता है। किस फॉर्म में देते हैं कंट्रावेंशन? फॉर्म कौन सा देते हैं? फॉर्म 6 में देते हैं। फॉर्म कौन सा होता है कंट्रावेंशन का? फॉर्म 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंट्रावेंशन का नोटिस कितना दिन तक डिस्प्ले करना है? कंट्रावेंशन का नोटिस कितना दिन तक डिस्प्ले करना है? इसका रजिस्टर को कितना दिन तक संभाल कर रखना है? रजिस्टर को कितना दिन तक संभाल कर रखेंगे? 3 साल तक संभाल कर रखते हैं हम लोग, 3 साल तक होता है। तो मोटा मोटी इस टॉपिक के बारे में जो भी बात है एक साथ आपको समझ में आ गया, हर चीज के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, अब बाबू एक बात करेंगे हम लोग, मल्टी सिम और सेक्शन वर्किंग में हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे। मल्टी सिम और सेक्शन वर्किंग में कुछ पार्ट और है जिसपे कंटिन्यूअस सिम वर्किंग में आएगा। पार्टिंग, पार्टिंग के बारे में कुछ डेटा हमेशा पढ़ना होता है कि पार्टिंग कितना चाहिए, किस केस में कितना पार्टिंग रखना होता है। टॉपिक क्या है? पार्टिंग रिक्वायर्ड। पार्टिंग रिक्वायर्ड का मतलब क्या है डिएसपी? देखो मान लो एक टॉप सेक्शन चल रहा है, एक बॉटम सेक्शन चल रहा है, तो कितना पार्टिंग चाहिए? ठीक है, तो ये पार्टिंग रिक्वायर्ड के बारे में है। ठीक है, एक साथ जितना भी पार्टिंग जहां जहां है ना, हार्ड कवर रिक्वायर्ड, पार्टिंग रिक्वायर्ड, सारा चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ देखेंगे। देखो क्वेश्चन, राइट द राइट द राइट द मिनिमम हार्ड कवर। लिखो, राइट द मिनिमम हार्ड कवर रिक्वायर्ड 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 फॉर। देखो रिक्वायर्ड फॉर लिखा, रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेप्लेरिंग डेप्लेरिंग। ठीक है, डेप्लेरिंग विथ केविंग केविंग। ठीक है, तो कितना हार्ड कवर चाहिए? आप डेवलपमेंट करना चाहो या डिप्लेयरिंग करना चाहो तो कितना हार्ड कवर चाहिए? तो मिनिमम कितना चाहिए होता है? आंसर लिखो इसका। ये कलर शायद आपको दिख नहीं रहा अच्छा से, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ। कितना चाहिए? मिनिमम 7.5 मीटर का हार्ड कवर चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, कम से कम इतना चाहिए। आप डेवलपमेंट करो, डिप्लेयरिंग करो, कोई वट एवर जो करना करो, 7.5 मीटर हार्ड कवर चाहिए। वो हार्ड कवर क्या होता है? हार्ड कवर का मतलब हो गया जैसे आपका सैंडस्टोन, मैसिव सैंडस्टोन, इस तरह का हार्ड कवर होना चाहिए। हार्ड कवर का मतलब हमेशा ही होता है सैंडस्टोन या मैसिव सैंडस्टोन। आप अगर मान लो बोलोगे सर यहाँ पे तो मेरा शैल है, ये है, तो वो सब नहीं चलेगा। हार्ड कवर मतलब हार्ड रॉक होना चाहिए, 7.5 मीटर मोटा। अब एक साथ कंटिन्यूटी में नहीं, ऊपर नीचे करके वो 7.5 मीटर मोटा पूरा होना चाहिए, तभी आपको करने का परमिशन मिलेगा। अगर मान लो ऐसा नहीं तो क्या होगा? उसमें कोलैप्स का डर रहेगा, आपका माइंस में पानी घुस सकता है। ठीक है, इन सारी चीजों का खतरा बढ़ जाएगा। तो 7.5 मीटर मोटा चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर हार्ड कवर मेरा इफ, ठीक है, इफ हार्ड कवर, ठीक है, हार्ड कवर ध्यान रखना, हार्ड कवर अगर 7.5 मीटर, ठीक है, टू 15 मीटर तक होता है, तो द गैलरी द गैलरी गैलरी जो गैलरी होगा ना वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड टू द गैलरी साइज, या विद लिखो, द गैलरी विद रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड 3 to 3.6 मीटर। लेकिन अगर मान लो कि हार्ड कवर मेरा किसी भी हाल में अगर अगर कम हो गया, कम मतलब 7.5 मीटर तो है, तब तो परमिशन मिलेगा, लेकिन 7.5 से 15 मीटर तक ही है, उसे ज्यादा बढ़ ही नहीं पाया, मिला ही नहीं। तो गैलरी मेरा 3 से 3.6 मीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज द रेस्ट्रिक्टेड, मतलब रुक जाएगा, इतना ही रखना होगा, इससे आप बड़ा कर ही नहीं पाओगे। तो गैलरी का साइज होगा क्या होगा बाबू? रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, कितना? 3 to 3.6 मीटर तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, इससे बड़ा आप नहीं कर पाओगे हार्ड कवर के बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पार्टिंग रिक्वायर्ड फॉर मल्टी सेक्शन वर्किंग। ये इसमें पूरा लड़का तो लिखा नहीं है इसका पूरा यार, ये
व्हाट इज द मिनिमम पार्टिंग रिक्वायर्ड इफ, चलो इसके बाद मैं बात करता हूँ, मिटा देता हूं इसको। एक अब दूसरा पार्टिंग कितना चाहिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ। कंडीशन नंबर 2, ये तो समझ में आ गया कि इसमें हार्ड कवर कितना चाहिए। हार्ड कवर मतलब जैसे ऊपर में मेरा चला हुआ है और नीचे मुझे चलाना है, तो कम से कम 7.5 मीटर का कहीं पर भी हार्ड कवर होना चाहिए तो मिलेगा। और ये अगर 7.5 से अगर 15 मीटर तक हो जाता है तो मेरा जो गैलरी का साइज होगा वो 3.3 से 3 to 3.6 मीटर तक परमिशन होगा। इससे ज्यादा गैलरी चौड़ा नहीं कर सकती, ये तो हमको समझ में आ गया। अब एक बात करते इसी से रिगार्डिंग, एक सवाल यह है कि व्हाट इज द मिनिमम पार्टिंग रिक्वायर्ड बिलो सिम वर्किंग विद केबिंग। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट इज द, लिखना अच्छा से, ठीक है, व्हाट इज द पार्टिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हाट इज द पार्टिंग रिक्वायर्ड इफ बिलो सिम वर्किंग विद केबिंग, इफ बिलो सिम वर्किंग विथ केबिंग। केबिंग से नीचे काम हो रहा है, बिलो सिम जो नीचे वाला सिम है ना, केबिंग से काम हो रहा है। एंड हैविंग थिकनेस टी, हैविंग थिकनेस उसका कितना है, और वो टी है, थिकनेस कितना, टी है, थिकनेस क्या टी है, मतलब नीचे वाला जो सिम है ना डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाला सिम दो सिम है, मतलब देखो बिलो सिम बोला तो ऊपर वाला भी सिम होगा, तो नीचे वाला सिम का थिकनेस कितना, टी है, ठीक है, इस सिम में काम हो रहा है। तो बोल रहा है इसमें पार्टिंग कितना चाहिए। देखो समझो ध्यान से, ध्यान सुन लेना बाबू, देखो बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है ना कि अगर आपका 2 सिम चल रहा है ऊपर और नीचे, तो नीचे वाला में आप काम कर रहे हो और यहाँ पे कौन सा काम कर रहे हो, केबिंग से। देखो पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द पार्टिंग रिक्वायर्ड इफ बिलो सिम वर्किंग विद केबिंग। नीचे आपको काम करना है, थिकनेस टी है कि वर्किंग क्या आपका केबिंग है, तो केबिंग से आप काम कर रहे हो और थिकनेस कितना पट्टी है, तो आपको बाबू बताना ये है। तो आप जल्दी से बता दो कि इसका पार्टिंग कितना होना चाहिए, तो कितना पार्टिंग रहेगा, ठीक है, तो पार्टिंग कितना होगा, तो पार्टिंग कितना होगा जल्दी से बता दो। देखो तो इसमें 2 केस बन सकता है, ठीक है, ऊपर वाला एक सिम है, तो एक सिम, ये तो ऊपर वाला जो सिम है तो एक तो चीज हो सकता है, इसमें तो एक चीज हो सकता है, आप समझ सकते हो कि जब बाबू ये ऊपर वाला सिम है तो ये सिम एक तो हो सकता है कि मान लो इसमें डेवलपमेंट हो रखा है, एक तो डेवलप्ड हो सकता है, ठीक है, एक डेवलप, और एक हो सकता है कि नहीं डेवलप नहीं हुआ, ये वर्जिन है, सिर्फ कुछ नहीं हुआ इसमें, वर्जिन, केबिंग तो किया हुआ रहेगा ही नहीं ऊपर में, ठीक है, तो या तो डेवलप्ड हुआ रहेगा वर्जिन। तो डेवलप्ड अगर हुआ है, अगर डेवलप्ड सिम है, क्या है मेरा, अपर सिम इज डेवलप्ड, ठीक है, अपर सिम इज क्या है, अपर सिम इज डेवलप्ड, अगर डेवलप्ड है, ऑलरेडी डेवलप्ड किया हुआ है, तो मेरा जो थिक जो पार्टिंग चाहिए ना, तो कितना चाहिए, 100 गुना टी, कितना चाहिए, 100 टाइम्स चाहिए। और अगर मान लो अपर सिम इज वर्जिन, अपर सिम क्या है मेरा, वर्जिन, मतलब अपर सिम इज वर्जिन, वर्जिन का मतलब हो गया कि वर्जिन का मतलब ऐसा सिम जिसमें अभी तक किसी तरह का कोई वर्किंग स्टार्ट नहीं हुआ है, उस सिम को हम लोग वर्जिन बोलेंगे। जिसको क्या किया गया, जिसको एक्सट्रैक्शन का कोई मैनर मेथड स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वर्जिन सिम बोलते हैं। तो ऐसा कोई सिम जो वर्जिन हो, इसमें कितना होगा, 15 टी, कितना हो जाएगा वो, 15 टी। और अगर ऐसा नहीं है, डेवलप्ड हुआ है, तो कितना चाहिए, 100 टी, या फिर ऐसा। देखो फिर से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं ध्यान से, इसका थिकनेस 30 और इसको आप करना चाहते हैं केबिंग में काम, क्या करना चाह रहे हैं, केबिंग में काम। और ऊपर वाला सिम क्या है आपका, ऊपर वाला सिम मेरा क्या है, अगर ये डेवलप्ड है, अगर डेवलप्ड है तो 100 गुना टी चाहिए इसका पार्टिंग, डेवलप्ड के केस में। अगर डेवलप्ड है, डी है, तो 100 टाइम्स चाहिए, 100 टी। और अगर ये मेरा क्या है, अगर ये वर्जिन है, ठीक है, तो कितना चाहिए, ओनली 15 टी चाहिए। बस यही बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ, 15 टी चाहिए। तो कभी कभी आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे सकता है कि नीचे केबिंग मेथड में काम करना है और पार्टिंग उसका 3 मीटर, तो बताओ तो कि ऊपर वाला अगर मेरा वर्जिन सिम हो तो कितना पार्टिंग चाहिए, तो 3 गुना 15 टी 45 मीटर का पार्टिंग चाहिए। आप ऐसे करके कैलकुलेट करके बता सकते हो, क्योंकि ऐसा सवाल पूछा गया था एक बार, क्योंकि ऐसा सवाल अक्सर आता है कि बोल देता है कि सिम का थिकनेस कितना, मेरा 3 मीटर है और ऊपर में डेवलप्ड हुआ है, क्या हुआ मेरा, डेवलप्ड, तो बताओ पार्टिंग कितना चाहिए, तो कम से कम 300 मीटर का पार्टिंग होना चाहिए, तब जाके आप केबिंग में काम करोगे। ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट कि केबिंग का इफेक्ट ऊपर तक ना जाए, वो केब्ड होकर ना बैठ जाए सरफेस तक ना जाए उसका, ठीक है, इस ये वाला पार्ट में इफेक्ट ना जाए, ऐसा रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलो अब ये वाला मोटा मोटी बात हमको समझ में आ गई कि क्या करना है, कैसा होता है। यहाँ पे एक और सवाल इसी से लेते हैं, व्हाट इज द मिनिमम पार्टिंग रिक्वायर्ड द बिलो सिम वर्किंग विद द स्ट्रिंग हैविंग थिकनेस टी अबव सिम ऑलरेडी डेवलप्ड। देखो एक और कंडीशन लेते हैं हम लोग, ठीक है,
व्हाट इज, एक और सवाल लेते हैं इसी तरह से हम लोग, ठीक है। व्हाट इज द पार्टिंग रिक्वायर्ड, यहां तक सवाल तो सेम होगा, ठीक है। व्हाट इज द पार्टिंग रिक्वायर्ड इफ बिलो सिम, ठीक है, इफ बिलो सिम वर्किंग विथ स्टोइंग। अब क्या है यहाँ पे, कौन सा वर्किंग हो रहा है, वर्किंग विथ क्या हो रहा है, स्टोइंग। पहले क्या था केविंग, अगर स्टोइंग में होता क्या होगा, ठीक है, वर्किंग विथ स्टोइंग हैविंग थिकनेस टी, हैविंग हैविंग थिकनेस थिकनेस टी, अगर थिकनेस टी हो, छोटा मैं टी इस बार दिखा रहा हूं, हैविंग थिकनेस टी, ठीक है, एंड अबव सिम ऑलरेडी डेवलप्ड, एंड अबव अबव सिम ऑलरेडी डेवलप्ड, ऑलरेडी डेवलप्ड किया हुआ है। मैं डायग्राम बना देता हूं तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ऊपर वाला सीन क्या है, डेवलप्ड है, डेवलप्ड है, डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है। और नीचे वाला सीन क्या है, नीचे वाला में तुम स्टोइंग करोगे, क्या करोगे, स्टोइंग में काम करोगे, स्टोइंग में इसमें काम करोगे, है ना, स्टोइंग में वर्किंग चलेगा, ये वर्किंग है ये, ठीक है। और इसका थिकनेस कितना टी है। अब पूछ रहा, बता दे इसका पार्टिंग कितना होगा, तो इसका जवाब जो होगा डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप इसका जवाब लिख लो 3t/t-1, ये फॉर्मूला है, 3t/t-1 इतना पार्टिंग होना चाहिए, तो ऊपर वाला का डेवलप्ड होगा ना, DVLO PD, ठीक है। अगर ऊपर वाला डेवलप्ड रहेगा ना तो नीचे स्टोइंग विथ वर्किंग से काम कर सकते हो थिकनेस टी होने पर। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका 3t/t-1। ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो इस चीज के बारे में। ये अब एक चीज और बताते, मान लो मेरा फायर लगा हुआ है, तो मेरा पार्टिंग कितना होना चाहिए, पार्टिंग के बारे में बात कर रहा है, तो सारा पार्टिंग हम लोग एक बार में देखेंगे, कोई भी पार्टिंग छोड़ेंगे नहीं, सारा पार्टिंग को एक साथ ही खत्म करेंगे, जितना भी पार्टिंग आएगा सब इसी में खत्म होगा। ये नोट्स 2.1 का भी पार्ट है कि हम लोग सारा का सारा पार्टिंग को एक जगह पढ़ ले रहे हैं, जान ले रहे हैं, ठीक है। नोट्स 2.1 का भी पार्ट है कुछ, जिसमें सारा का सारा पार्टिंग के बारे में ना हम लोग एक साथ जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक और कंडीशंस को देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं हम लोग, इसमें कितना चाहिए, अच्छा मिटा देता हूं, ठीक है। अच्छा पार्टिंग का जैसे 3 को फिगर आया, 2-3 फिगर और लिखवा देता हूं मैं आप लोग को, एक साथ रहेगा, ठीक है। देखो एक, अगर आग लगा हुआ है, ठीक है, आग लगा हुआ है, ठीक है, पार्टिंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फायर, ठीक है, हाउ मच पार्टिंग पार्टिंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फायर। ध्यान से देखना, 2 फिगर आएगा, इन केस ऑफ फायर, अगर आग लगा है, आग है तो कितना पार्टिंग चाहिए, ठीक है। तो आग है तो इसमें 2 कंडीशन हो सकता है, देखो ए नंबर, ठीक है, ऊपर में आग और नीचे वर्किंग, अपर नीचे आग और ऊपर वर्किंग, ठीक है, नीचे आग ऊपर वर्किंग, मतलब अबव सिम में क्या होगा, वर्किंग, एंड बिलो सिम हैज फायर, बिलो सिम हैज फायर, अगर ऐसा हो तो हैज फायर, ठीक है। अगर नीचे में आकर ऊपर में अगर वर्किंग चल रहा हो तो नेवर वर्क, कभी काम नहीं होगा, नो वर्किंग, नेवर वर्क, इसमें क्या होगा डियर, नेवर वर्क, कभी काम नहीं होगा इसमें, ठीक है, इसमें कभी कोई काम ही नहीं होगा। अगर ऊपर में काम करना चाहते हो, नीचे आग लगाए, तो तुम यानी जहां तुम काम करो उसको नीचे अगर आग लगा तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन अभी वाला उल्टा अगर हो जाए, ठीक है, एबव सिम वर्किंग, ठीक है, एबव सिम फायर, ठीक है, एबव सिम हैज फायर, उसमें क्या है, ऊपर वाला सिम में फायर है, एंड बिलो सिम वर्किंग, नीचे में तुम काम करना चाहते हो, बिलो सिम वर्किंग, तो कितना चाहिए, तो इस केस में ना हार्ड कवर चाहिए, मिनिमम हार्ड कवर होना चाहिए आपका, हार्ड कवर वो होना चाहिए आपका कम से कम 10 मीटर, कितना होना चाहिए वो, हार्ड कवर 10 मीटर होना चाहिए। 2 बात है, ध्यान से देख लो कि अगर नीचे मेरा आग लगा हुआ तो ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि सब समझ रहा है कि नीचे वाला धंसेगा तो हम भी जाएंगे, इसमें तो काम होगा ही नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा ऊपर में अगर आग है तो हम नीचे काम कर सकते हैं सेफली, अगर 10 मीटर का हार्ड कवर का पार्टिंग है तो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अगर पानी का खतरा हो, आग वाला खतरा समझ में आया, अगर पानी वाला खतरा हो तो क्या होगा, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर, ठीक है, 60 मीटर, ठीक है, ऑल डायरेक्शन, 60 मीटर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हाउ मच पार्टिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर, हाउ मच
हाउ मच पार्टिंग लिखो, जो लिखना लिखो। हाउ मच पार्टिंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वाटर या वाटर लोड एरिया, जो लिखना लिखो। ये पहले वाला सवाल ही है, ठीक है। कुछ हुआ क्या तुम्हारा? इसका क्या होगा? 60 मीटर इन ऑल डायरेक्शन। इसमें ध्यान रखना 60 मीटर इन ऑल डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ही है, डायरेक्शन। तो मोटा मोटी 4-5 फिगर तुम लोग देखा अभी पार्टिंग से रिलेटेड, कि पार्टिंग कहां कहां कितना कितना चाहिए। दिस इज आवर नोट्स 2.1। ये मेरा नोट्स 2.1 का पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सारा का सारा सिमिलर डेटा जो होता है, जो कंफ्यूजिंग टाइप होते हैं, जितना भी पार्टिंग वाला सब एक जगह लिख लो। इससे क्या होता है कि आप आसानी से वो कवर अप कर पाओगे, कभी आपसे गलती नहीं होगा, है ना। तो कभी आप गलती नहीं करेगा, इस तरह से इसको इसलिए करवाया गया। आप एक साथ इसको अच्छे से सब कर लो। ठीक है। और मल्टी सिम वर्किंग में पार्टिंग कितना चाहिए उसको भी यहाँ पे लिख लो। आपको पता है कि अगर मल्टी सिम वर्किंग करते हो तो मेरा पार्टिंग कितना होता है? मल्टी सिम वर्किंग, पार्टिंग इन मल्टी सिम वर्किंग। इसको मिटा देता हूं। पार्टिंग इन मल्टी सिम वर्किंग, एवरीबॉडी नो अबाउट इट, 3 मीटर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक और लिख लो, इसी में नोट करके लिखो, एक साथ रहेगा ना। सॉरी, पार्टिंग पार्टिंग रिक्वायर्ड इन मल्टी सिम वर्किंग। तो पार्टिंग रिक्वायर्ड कितना मल्टी सिम वर्किंग में? 3 मीटर का पार्टिंग चाहिए, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से मैं सब चीज आप लोग को लिखवा दे बाबू, आप ध्यान से देख लो हर एक चीज के बारे में। जहां जहां जो फिगर था पार्टिंग का, किसमें कितना पार्टिंग चाहिए, तो सारा का सारा चीज एक साथ हो गया। अब मैं 2 मिनट के लिए आप सबसे पूछूंगा, ये जानने के लिए कि आप इसको कितना सीख पाए को। ठीक है ना, फटाफट मैं पूछूंगा, ये जानने के लिए इसको आप कितना सीख पाए, कितना समझ पाए, 2 मिनट में पूछूंगा इसमें। चलो जल्दी से सब लिख लो, आज 2 मिनट में पूछता हूँ एक एक सवाल को, कि आप लोग कितना सीख पाए। देखो चलो मैं बात करता हूं इसमें। देखो बाबू ध्यान दे रहा, बोलो कितना हार्ड कवर चाहिए अगर हमको डेवलपमेंट या डिप्लरिंग करना हो तो? मिनिमम हार्ड कवर कितना चाहिए अगर डेवलपमेंट या डिप्लरिंग करना हो तो? मिनिमम हार्ड कवर कितना चाहिए? 7.5 मीटर चाहिए, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट में अगर 7, 7.5 से 15 रहेगा, तो जो मेरा गैलरी का साइज होगा वो कितना होगा? 3 टू कितना होगा? 3.6 मीटर। ठीक है, ये किस में? डेवलपमेंट में, ठीक है। उसमें एक चीज मिसिंग है मेरा, हम ध्यान, अभी हमको ध्यान में आया। और यही वाला अगर डिप्लेयरिंग होगा तो होगा 3 to 3.5 मीटर। ध्यान देना, उसमें सिर्फ एक ही तो डेटा दिया है डियर स्टूडेंट, देखो उसमें एक ही चीज लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है 3 to 3.6 मीटर। द गैलरी साइज शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3 to 3.6 मीटर फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट में होगा ये वाला, डेवलपमेंट में ये वाला होगा, उसमें लिख लो नीचे। और ये वाला अगर डिप्लेयरिंग हो जाए तो कितना हो जाएगा? 3 to 3.5 मीटर। अब परमिशन कौन देता? सीआई देता है ना, चीफ इंस्पेक्टर साहब परमिशन देते हैं यहाँ पे। थोड़ा मेंटेन कर लेना बाबू उसको, है ना। वो डेवलपमेंट वर्ड में लिख के नीचे डिप्लेयरिंग लिख के 3 to 3.5 मीटर लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो बताओ, नीचे वाला मेरा सिम में, नीचे वाला सिम में काम करना है, ठीक है, नहीं ऊपर वाला सिम में काम करना, नीचे आग लगाए, कितना मीटर का पार्टिंग चाहिए? ऊपर सिम में काम करना है, नीचे आग लगा है। ऊपर सिम में काम करना है, नीचे आग लगा है, कितना मीटर का पार्टिंग चाहिए? देखा, फंस गया सब, बहुत कोई फंस गया, है ना। ऊपर सिम में ऊपर सिम में काम करना, नीचे आग लगा है,
कोई काम नहीं होगा बाबू, कोई काम नहीं होगा। अरे वो 60 मीटर मारा है द्रविड, तो अगर पास में रहता ना तो पकड़ के धो देते हम अभी। 60 मीटर कहां लिख दिया रे तुम? कोई काम नहीं होगा। अभी तो पढ़ा है कि अगर देखो ऊपर में तुम काम करना चाहते हो, नीचे आग लगा है ना, आग लगा नीचे तो धंस जाएगा नहीं वाला, कभी भी गिर सकता है, तो ऊपर में काम करने का मिलेगा ही नहीं। लेकिन लेकिन अगर उल्टा रहेगा ना, ऊपर में आगे नीचे काम करना तो परमिशन मिल सकता है। कितना हार्ड कवर चाहिए तब? तब 10 मीटर का हार्ड कवर चाहिए, ठीक है। तब कितना हार्ड कवर चाहिए मेरा? 10 मीटर का हार्ड कवर चाहिए। चलो बताओ बताओ। ठीक है, अब बताओ। ऊपर वाला सिम मेरा क्या है? ऊपर वाला सिम वर्जिन है, वर्जिन है, ठीक है। और नीचे वाला सिम मेरा कितना है? नीचे वाला सिम का थिकनेस दिया 4 मीटर, ठीक है। पार्टिंग कितना चाहिए बताओ इसमें काम करने के लिए? कितना चाहिए बताओ? अब देख के मारेगा, ठीक। बताओ वर्जिन होने से कितना चाहिए पार्टिंग? 60 मीटर चाहिए, क्योंकि 15 टी होता है, 15 टी होता है ना। तो टी का वैल्यू कितना हो गया? 15 टी की जगह 15 गुना 4, 15 चौ कितना हो गया? 60 हो गया। यही वाला अगर वर्जिन नहीं रहेगा, ठीक है ना, अगर ये डेवलप्ड हुआ रहेगा तो कितना होगा? डेवलप्ड हुआ रहने से कितना हो जाएगा वो? डेवलप्ड होने से, अगर डेवलप्ड हुआ रहेगा तो कितना होगा? डेवलप्ड होने से कितना हो जाएगा वाला? 400 हो जाएगा, क्योंकि 100 टाइम्स चाहिए। 100 गुना 4 यानी 400 होगा। यही तो सिखाया हूं अभी तक मैं, ठीक है। यही तो तुम लोग सीखा है, अभी गलती कर देते इतना, ठीक है। वाटर लोड एरिया से कितना मीटर तक कोई वर्किंग नहीं होता है, कोई भी डायरेक्शन में 60 मीटर तक कोई वर्किंग नहीं होता है। मल्टी सेक्शन वर्किंग में पार्टिंग कितना मीटर मेंटेन करना होता है? मल्टी वर्किंग में पार्टिंग पार्टिंग कितना मेंटेन करना होता है? तो मोटा मोटी आज का क्लास का जो 3 पार्ट था हम लोग आज कवर किए, है ना। आज का क्लास का 3 बात बताया था मैं, आज कवर हुआ। पहला बात मैं शेड्यूल में बताया था डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्या करूंगा, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मोटा मोटा 40 मिनट का पूरा डिस्कशन हुआ, सारा चीज हम लोग याद किए। दूसरा बात बोला गया था कि जो छूटा हुआ पार्ट उसको करवाएंगे, तो छूटा हुआ बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन था, जैसे कि आप लोग देखे कि स्टोइंग रिपोर्ट्स के बारे में, कंट्रावेंशन के बारे में, उसको कवर अप किए। और तीसरा बात था नोट्स 2.1, तो नोट्स 2.1 का कुछ पार्ट हो गया। फॉर्म याद करने का तो समय आज नहीं है, फॉर्म याद हम लोग किसी और दिन करेंगे। आज का सेशन का जो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप लोग सवाल पूछे हो कुछ मेरे से, है ना, कुछ सवाल और भी आएगा बच्चों लोगों का, मैं सारे सवाल का जवाब आज दूंगा सभी को, जितना भी सवाल आप लोगों का रहेगा ये, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाली है। और सबसे खुशी की बात वो ये है कि आप सब पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप लोग सवाल पूछ रहे हो। सवाल पूछने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ पढ़ रहा है, जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है वो सवाल आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं सारे सवालों का जवाब मैं मोबाइल से दूंगा। तो अब जैसे अगर किसी का सवाल, पहले एक काम करते हैं, सवाल को मैं बाद में लेता हूँ, पहले तुम टाइप करके अपना पूछ लो। वैभव का सवाल है, अगर नीचे वाले सिम में स्टोइंग करना है और ऊपर वाले सिम वर्जिन है तो? देखो वर्जिन का मतलब क्या हो गया? वर्जिन का मतलब सॉलिड सिम है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे पार्टिंग रखते हो उतना पार्टिंग रहने से आप काम कर सकते हो। वर्जिन का मतलब क्या है? पूरा सॉलिड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ही नहीं। तो नॉर्मल जो होगा 7.5 मीटर ज्यादा होने से हो जाएगा। सर मल्टी लिफ्ट और सिंगल लिफ्ट, सिंगल लिफ्ट मल्टी लिफ्ट के बारे में पहले थोड़ा देर पहले बताया, फिर से मैं समझा देता। देखो जैसे क्या होता है ना कि एक सिम ही है, सिंगल सिम है ना, 8 मीटर मोटा है, तो नीचे वाला तुम क्या किया, पहले काम किया 3 मीटर, ठीक है। काम करके तुम पूरा स्टोइंग कर दिया, पूरा सॉलिड हो गया। फिर इसके ऊपर तुम 3 मीटर काम किया, फिर इसको सॉलिड बना दिया। फिर इसको बोलते हैं मल्टी लिफ्ट, मतलब एक ही चीज में तुम 2 बार 3 बार काम कर रहे हो। सिंगल लिफ्ट का मतलब हो गया कि एक ही बार तुम्हारा 3 मीटर 4 मीटर का सीम था, एक ही बार में तुम काम किया। मान लो ये 4 मीटर का सीम है, एक ही बार में तुम पूरा काट के खा के वापस आ गया, ठीक है। इसको बोलेंगे सिंगल लिफ्ट, ठीक है, ये होता है। राहुल हो गया तुम्हारा जवाब? हाँ। चार कैसे? चार इसलिए हो रहा है स्टूडेंट, देखो उसमें मैं सवाल था, सवाल में ये था कि अगर ऊपर वाला मेरा वर्जिन होता है ना, वर्जिन, वर्जिन होने से ऊपर वाला अगर वर्जिन हो और नीचे वाला में अगर केविन मेथड से काम करना चाहते हो, तो मिनिमम 15 गुना चाहिए। कितना चाहिए? 15 गुना थिकनेस होना चाहिए इसका।
इसलिए 15 गुना इसका मोटाई कितना था, इसका 4 मीटर में बोला था सवाल में ही, तो 15 गुना 4 आया था, तो 15 चौक 60 मीटर, इसीलिए आया लिखा गया था ये। ओके, अंसारी हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब कौन है, वर्जिन का मतलब उसमें कोई और वर्क नहीं है भाई, वर्जिन का मतलब उसमें किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, एकदम सॉलिड एकदम, उसको सिर्फ हम लोग बोरिंग वोरिंग किए, कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ जांच हुआ है उसका, ठीक है। कंटिन्यूअस सिम नो मीटर टू पार्टिंग कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस सिम में नो मीटर टू पार्टिंग कैसे करेंगे, क्या इस्लाम सवाल क्या है मेरा तब का, सर कितना हार्ड कवर रहने से डीजीएमएस परमिशन लेना पड़ता है। देखो डीजीएमएस से परमिशन तो हर कंडीशंस में आपको लेना पड़ेगा, लेकिन डीजीएमएस परमिशन तभी देगी जब आपका हार्ड कवर 7.5 मीटर होना चाहिए, तो आपको डेवलपमेंट और डिप्लेरिंग का परमिशन देगा। 3T क्या था सवाल आपका, 3T देखो नीचे वाला, अगर आप स्टोइंग मेथड में देखो, यहाँ पे केविंग मेथड से काम चल रहा ना, अगर आप यहाँ स्टोइंग से काम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप स्टोइंग से, तब उस केस में 3T/T-1, ठीक है। स्टोइंग मेथड में अगर आप काम करना चाहते हो ना, तब का कितना होगा, 3T/T-1 होना चाहिए, ये पार्टिंग रखना होगा आपको। रुको रुको, धीरे 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 धीरे। सर स्टोइंग में अगर ऊपर वाला सिम वर्जिन है, देन उसका फॉर्मूला क्या, देखो देखो स्टोइंग में देखो मैं बता रहा हूं, वर्जिन वर्ड जब मैं बोल रहा हूं ना, वर्जिन का मतलब क्या है, वर्जिन का मतलब है कि उसमें किसी प्रकार का काम नहीं हो, ठीक है। आप स्टोइंग काम करोगे तो पूरा फिल पैक कर दोगे, तो ये तो इस पे कोई इफेक्ट जाएगा ही नहीं, ऊपर वाला अगर सिम रहे तो कोई इफेक्ट जाएगा ही नहीं, तो तुम्हारा सिर्फ ऊपर में हार्ड कवर इसका होना चाहिए बस। सिम वर्जिन है मतलब क्या, सॉलिड है, तो कोई इफेक्ट होगा नहीं स्टोइंग में, तो जरूरत ही नहीं उसके बारे में बोलने का। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात हो रहा है यहाँ पे, आप अच्छा उस चीज को सोचो, है ना। और 3T-1 कब होगा ना, जब आपका ऊपर वाला सिम क्या है ना, डेवलप्ड हुआ है, उसको डेवलप्ड हुआ है, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, तब उसके लिए चाहिए। हाँ मल्टी सिम में पार्टिंग कितना होगा सर, मल्टी सिम में 3 मीटर का पार्टिंग चाहिए। इंडिया में 1% इंस्टीट्यूट थ्योरी से कोल जम्मू कश्मीर में मिलता, तो एग्जाम में जाएगा तो कौन कौन सा थ्योरी मारेंगे। पंकज ये जो सवाल है ना जम्मू कश्मीर वाला, एक्चुअली मैं उस दिन पढ़ाने का बहुत ज्यादा फ्लो मोड में था, तो मैं इसको जम्मू कश्मीर टिक करवा दिया, ठीक है ना, मैं बोल दिया था उस क्लास में, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट मैसेज। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा किसी दिन और पढ़ के, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट थ्योरी से कहां पर कोयला मिलता है। फिलहाल इसको आप जितना है उतना ही रखो, ठीक है, जो है इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलो कुछ देर के लिए, ड्रिफ्ट ही होगा, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलो कुछ देरी के लिए, उसको मैं ठीक करवा दूंगा। ठीक है कि इंस्टीट्यूट में भारत में कहीं मिलता है, मिलता भी है तो कहाँ मिलता है। हाँ इतना पता है कि जम्मू कश्मीर में बेस्ट क्वालिटी कोयला एंथ्रासाइट पाया जाता है वो, ठीक है। और क्या सवाल है आप लोगों का, हार्ड कवरिंग का एग्जांपल, उस समय मैं यही मतलब बेस्ट क्वालिटी कोयला बोलना चाहता था, और मतलब क्या बोलते स्लिप ऑफ टंग की वजह से वो बोला गया क्लास में। अब मल्टी सिम में पार्टिंग 3 किस तरह से रखा जाता है, और वो देखो, जैसे मान लो कि आप मल्टी सिम चला रहे हैं, मैं समझा देखो, मान लो ये सिम ये है और नीचे वाला सिम ऐसा है, ठीक है। तो आप जैसे मान लो यहाँ पर ये आपका पिलर हो गया, ये गैलरी हो गया, तो यहाँ पर भी नीचे पिलर होगा और ये गैलरी होगा, इसके बीच का दूरी ना 3 मीटर होना चाहिए, 3 मीटर दोनों का बीच का दूरी होना चाहिए, ऊपर और नीचे। ऐसा वर्किंग आप लोग नहीं देखे हो, ऐसा वर्किंग मैं देखा हूं, ये सीएल जम्बद माइंस में चलता हुआ वर्किंग, इसमें टॉप और बॉटम दोनों सेक्शन चलाया जाता है, और दोनों का क्या करते हैं कनेक्शन भी किया रहता है कहीं कहीं पे, तो ये 3 मीटर इस तरह से, इन दोनों के बीच 3 मीटर का दूरी मेंटेन करते हुए चलना होता है। सर मैक्सिमम परमिशन एक्सपोज्ड एरिया जिन केस ऑफ डिप्लेरिंग, फिर से जरा बता दीजिए। देखो एक्सपोज्ड एरिया इन केस ऑफ डिप्लेरिंग विथ केविंग दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रोइंग के केस में और एक होता है केविंग के केस में। तो केविंग के केस में ना कम है 60 to 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और स्ट्रोइंग में कितना 120 to 140 मीटर स्क्वायर। ऐसा इसलिए बाबू, इसके पीछे भी रीजन लॉजिक में समझा देता हूँ। स्ट्रोइंग में क्या होता है, बालू भरना होता है, बहुत बार क्या होता है कि सिस्टम फेलियर की वजह से बालू नहीं भर पाते हम लोग, तो थोड़े ना काम बंद कर देंगे, तब थोड़ा ज्यादा परमिशन मिलता है। लेकिन केविंग में क्या है कि ज्यादा परमिशन का जरूरत नहीं, उसको फॉलो करवाते रहना है, तो ये होता है।
मतलब टोटल एरिया इतना रहना चाहिए, ये दोनों में अंतर है। सर कंटिग्यूअस सीम में 3 मीटर में कोयला का लेयर छोड़ सकते हैं? हाँ, कंटिग्यूअस में छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन वाला क्लियर नहीं हो रहा है सर, बहुत कंफ्यूजन है मुझे। अनिस मैं समझ गया परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन वाला, मैं आपको देखता हूँ इसमें मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ, ये करवा दूंगा। सर अगर रजिस्टर ऑफ कंट्रीवेंशन किसी कारण से लॉस हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? रजिस्टर अब तो जो होगा तो डीजीएमएस डिसाइड करेगी क्या करना आपके साथ, है ना। जो रजिस्टर ऑफ कंट्रीवेंशन लॉस कर दोगे तो एक्चुअली होता है क्या, मैं बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है ना, तो फिर डीजीएमएस कुछ बात बोलेगी तो आपको उसको मानना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है। अमूमन अगर ऐसा हो गया ना तो उसका कॉपी होता है अलग अलग जगह, जैसे डीजीएमएस के पास एक कॉपी है बाकी, तो वहां का कॉपी का फोटो कॉपी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। सर वीओ दो माइंस का डिप्लेरिंग पार्टिंग का थोड़ा बताइए। वीओ दो माइन, वेंटिलेशन क्या जाना चाहते हो? वीओ वीओ मतलब क्या जाना, वेंटिलेशन जाना चाहते हो? मैं सवाल ही नहीं समझ पाया। सर वो दो माइंस का पार्टिंग क्या जानना, क्या ज्यादा राजकुमार? साफ साफ सवाल, 18 मीटर का कोल पार्टिंग में मल्टी सिम में 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ा जाता है, सर उससे ले सकते हैं बाद में? रुको 1 मिनट, नहीं वो नहीं ले आएगा। मल्टी सेक्शन वर्किंग में जो 3 मीटर पार्टिंग छोड़ते हैं ना हम लोग, अगर नीचे स्टोइंग करके काम कर रहे हो तो तुम ले सकते हो, ठीक है। स्टोइंग मेथड में पॉसिबल है ले पाना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। स्टोइंग मेथड में ले पा रहे हो तो ले पाओगे, ठीक है। और वो भी ऊपर पूरा स्टोइंग पूरा वर्किंग कंप्लीट ही होना चाहिए, तब तुम ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे, लेकिन नहीं ले पाओगे ज्यादातर। व्यू नहीं सर, वो लिखा है, अच्छा वही तो मैं बोल रहा हूँ। सर वो दो माइंस का क्या है, रुको यार पढ़ने दो। सर वो दो माइंस का पिलर पार्टिंग का थोड़ा बताइए। हाँ देखो, दो माइंस का पिलर पार्टिंग के बारे में, दो माइंस का पिलर पार्टिंग देखो, जैसे बाबू देखो, मान लो ये एक माइंस है मेरा और ये एक माइंस है, ठीक है, बीच में बाउंड्री है। तो अब अगर मान लो कि मैक्सिमम साइज रखने बोला, तो मैक्सिमम पिलर का साइज कितना होता है? एज पर CMR 111 48 मीटर होता है। तो 48 मीटर पिलर का साइज है मेरा, 48, ठीक है ना, ये 48 मीटर है। तो बाबू 48 मीटर जब पिलर का साइज है तो मैक्सिमम छोड़ेगा तो किसको कितना छोड़ना पड़ेगा? आधा छोड़ना पड़ेगा। तो 48 का आधा कितना हो गया? 24, और ये अपना आधा छोड़ेगा 24। तो एक तरफा कितना छोड़ा जा रहा है? मैक्सिमम 24 मीटर। वही तो सवाल था कि मैक्सिमम अगर छोड़ेगा तो कितना छोड़ेगा? एक माइंस, तो उसको 24 ही छोड़ना पड़ेगा एज पर CMR। हाँ मैं समझ गया, हो गया। 2/3 टोटल हाइट का प्रीमेच्योर कोलैप्स वाला सर। देखो मेरिनल क्या बोला गया यहाँ पे, जैसे मान लो कि मेरा ये पिलर है, ठीक है ना, ये पिलर है, ये मेरा रूफ है ना, रूफ है, और ये मेरा पिलर है। तो देखो जब हम लोग स्टोइंग करते हैं ना, तो कम से कम इसका हाइट का 2/3, मतलब ये जैसे हो गया मेरा 2/3। अगर पूरा मेरा 3 मीटर है तो 3 मीटर का 2/3 मतलब 2 मीटर होगा, ऊपर वाला 1 मीटर होगा, है ना। तो 2/3 मतलब कम से कम 2 मीटर पूरा स्टोइंग से भर देना है, पूरा पूरा क्या करना, बालू से भर देना। तो क्या होगा? प्रीमेच्योर कोलैप्स नहीं होगा। तो पिलर्स पे लोड नहीं आएगा, बाकी पिलर पे लोड नहीं होगा। सर वो न्यूमेरिकल दीजिए सर, पिलर वाला समझ नहीं आया, एक बार बता दीजिए। ठीक है मैं उसको बता देता, राहुल देखता हूँ, नहीं होगा तो किसी और क्लास में बता दूं, क्योंकि आज जो बाकी लोग जो सवाल पूछे है ना, मुझे मैसेज करके उसका जवाब देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्लास तो और आप लोगों की मिलेगी इस पे, है ना। अभी अभी आप लोग का मैं जो पिलर का जो साइज होता है ना, जैसे आपका CMR 111 में जो है ना, उसको मैं पूरी तरह नहीं पढ़ा पाया हूँ। CMR 111 में जो पिलर का साइज दिया उसका चार्ट आपको याद नहीं होगा। मैं आपको इतना सिंपल ढंग से चार्ट याद करवा दूंगा ना कि एक बार में आपको सब याद रहेगा, सारा का सारा डेटा, ठीक है। सोनी कुमारी, तुम्हारा से तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम ये करो, क्या बोलता है, तुम्हारा सवाल तुम भेजो, क्योंकि तुम क्लास एकदम अभी ज्वाइन किया, जस्ट रिसेंट आया है, क्लासेस बहुत देरी से चल रही है। आज 5वां क्लास है, 5वां या 6ठा क्लास है। तुमको 6 ठो वीडियो पहले देखना पड़ेगा अच्छे से। एक दिन का छुट्टी है कल, ठीक है, उसका परसों या तरसों, सैटरडे या संडे दोनों में से कोई दिन एग्जाम होगा। तो तुम अपने आप को प्रिपेयर करके रखो कि जब भी एग्जाम हो तुम अपना जो परफॉर्मेंस है पुराना रिकॉर्डिंग से सोचे देख पाओ। आज का क्लास को तुम पूरा देखना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों का थोड़ा ये था, क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। हाँ सर लिखा हुआ था, डियर अनूप सर, हम लोगों का कौन सा बुक पढ़ेंगे प्लीज बताइए। पहला एक सवाल था, मैं इसको ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास संडे को एग्जाम होगा, उसके बाद ही होगी, ठीक है। अब एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होगा संडे के दिन, एग्जाम होगा जिस दिन एग्जाम होगा ना, सैटरडे संडे को, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास उसी दिन होगा, ठीक है।
रिव रिव वाला जल्दी से डीके सिंह को बता दो कि कितना रिव छोड़ते हैं, कितना मीटर, 4 कितना मीटर छोड़ते हैं एचईएम अगर यूज करना तो। बाबू देखो लिस्ट, जो बुक्स का नाम बोले ना, लिस्ट के बारे में थोड़ा सा, बुक के बारे में, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लड़का सवाल पूछा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सवाल के लिए, अच्छा सवाल है। बुक्स का नाम जानना चाहते हैं कि बुक्स क्या होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। बाबू देखो बुक्स जब भी आप स्टार्टिंग में खरीदोगे ना, तो हर वो बुक जो आप पढ़ना चाहते हो वो बुक ऐसा होना चाहिए कि जिसका लैंग्वेज स्टैंडर्ड नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग इनिशियल स्टेज में स्टडी का, तो इस स्टेज में एकदम नॉर्मल स्टैंडर्ड का लैंग्वेज वाला बुक खरीदो, लैंग्वेज जो कंफर्टेबल हो। अगर मान लो आपको हिंदी लैंग्वेज कंफर्टेबल है तो हिंदी लैंग्वेज का बुक खरीदो, अगर इंग्लिश कंफर्टेबल है तो इंग्लिश वाला बुक खरीदो। और सबसे पहला पढ़ोगे कौन सा बुक, जैसे एचपी सोनी साहब का बुक है, एचपी सोनी साहब का बुक है, इसको बोलते हैं माइनिंग दिग्दर्शिका। सफल माइनिंग सरदार एलसी काकू साहब का बुक है ना, ये बुक खरीद सकते हो, ठीक है। या फिर ओवरमैन हैंडबुक जो है ना ओवरमैन हैंडबुक, ओवरमैन हैंडबुक का हिंदी वर्जन आता है, आप उसको परचेस कर सकते हो। तो ये सारे बुक्स इंपॉर्टेंट है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, अभी 15-20 मिनट और चलेगा, उसके बाद कॉल कीजिए, 15 मिनट बाद फोन कीजिए। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, तो एलसी काकू साहब का बुक हो गया, ठीक है, और ओवरमैन हैंडबुक हो गया। ये जो बुक आता है ना हिंदी में, आप ये परचेस कर लो, तीनों ये बेस्ट बुक है, पहले इसको आप पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आप कोशिश करना, अच्छा एक बात इसमें थोड़ा सा दिक्कत है ना डेटा वगैरह में, इसको जब आप पढ़ोगे ना थोड़ा ध्यान देना है दोनों पे। तो अगर डेटा जो है ना इससे मत लेना, थ्योरी को लेना केवल, ठीक है ना, डेटा पे थोड़ा ध्यान देना, डेटा को मत लेना, थ्योरी पे पढ़ना। नेक्स्ट, इसके बाद तुम सीएमआर पढ़ना, कोल माइंस रेगुलेशंस पढ़ना, रूल पढ़ना, ठीक है ना। एक्ट बाद में, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, एक्ट उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, एक्ट थोड़ा बहुत देखना, ठीक है। ये अगर इतना बुक पढ़ोगे, इसके बाद कुछ एमसीक्यू बुक्स आप ले सकते हो। एमसीक्यू बुक में क्या लेना पड़ेगा, एमसीक्यू बुक्स में मनीष जी पांडे का एक बुक आता है ना, मनीष जी पांडे, मनीष जी पांडे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा बुक है ये। बस इतना तुम लो, है ना, इतना इनफ है तुम्हारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मेरा नोट्स, तो मेरा पढ़ा है वो सारा चीज को अगर अच्छे से कर लोगे ना, तो मैं बता देता हूँ तुमको कौन कौन सा बुक्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम चाहोगे ना मैं तुमको दिखा भी सकता हूँ कि तुमको कौन कौन सा बुक्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। गिव मी 5 to 10 सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। अगर तुम मेरा पूरा नोट्स को अगर अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, करोगे ना, तो तुमको बहुत सारा बुक्स को पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरा मेरा हाथ में तुमको कुछ बुक्स दिख रहा होगा, मेरा हाथ में तुमको कुछ बुक्स दिख रहा होगा। इतना सारा बुक्स तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं एक बार लिस्ट तुमको दिखा देता हूँ कौन कौन सा बुक्स तुम लोग को नोट्स में शामिल कर दिया गया। देखो ओवरमैन हैंडबुक तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी ओवरमैन हैंडबुक का नोट्स तुम्हारा नोट्स में शामिल हो गया है, ठीक है, इसको जरूरत नहीं पड़ेगा अलग से तुमको देखने के लिए, इसमें सारा चीज ऐड हो गया है ना। तुम्हारा नोट्स में जितना पार्ट था सब जोड़ दिए, जो तुम्हारा काम का पार्ट है। इसके अलावा डीजे देशमुख एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1, इसका जोड़ दिया गया है। सफल माइनिंग सरदार, ठीक है, जो एलसी का को राइटर है, इसको नोट्स में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। माइनिंग ओरल एक अंबुजा राइटर का बुक्स है, ठीक है, कुछ दिन बहुत साल पहले खरीदे थे, इसका भी नोट्स में शामिल कर दिया गया है, इसका भी तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा अलग से पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा डीजे देशमुख का वॉल्यूम 3, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका नोट्स जो इंपॉर्टेंट था लगभग जोड़ दिए, कुछ कुछ चीज बाकी है, इस पर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तुमको मैं दिखा देता हूं, ये नीलेश रमन का एमसीक्यू बुक है, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। एक माइनिंग ओरल का बुक है, इसको अभी काम नहीं किया हूं मैं, इस पे काम करना बाकी है। कुछ बुक्स इस साल ही खरीदा हूं, जैसे ये 1, 2 और ये 1, 3, ठीक है ना, तीनों बुक को मैं बाद में दिखाता हूं, पहले ये देख लो। ये जयंत कुमार जसवारा का 2 बुक आता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। ये दोनों बुक का जितना भी एमसीक्यू नोट्स है ना, जो तुम्हारे लिए लायक है, उसको मैं नोट्स में जोड़ दिया हूँ। एनसी दे साहब का एमसीक्यू बुक्स, ठीक है, इसको मैं जोड़ दिया हूँ। एलसी काको का माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी, इसका नोट्स को शामिल कर दिया गया है। ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का एलसी काको का बुक्स, इसको भी नोट्स को शामिल कर दिया गया जितना नेसेसरी था, ठीक है। इसके अलावा एलसी काको का अभी अपडेटेड वाला जो आया माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी, इसको भी शामिल कर दिया गया है। नीलेश रमन का बुक सामने रखा हुआ है, मेरे सामने मैं देख पा रहा हूं, उसका शामिल है। आरडी सिंह साहब का बुक्स का नोट शामिल है। इसके अलावा कुछ सवाल क्या होता है, गेट से डायरेक्ट आया है एनसीएल के एग्जामिनेशन में, जो एके गुराई साहब का बहुत अच्छा फेमस बुक है गेट के लिए, इसका नोट्स को भी शामिल कर दिया गया है एग्जामिनेशन के लिए।
रॉक मैकेनिक्स का एक बेसिक कुछ कुछ पार्ट आप लोग के लिए डाला गया है, सब नहीं, बस एक दो चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा माइंस, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 जो इस बार अपडेटेड है उसका, माइंस रूल, इंडियन वोकेशनल रूल, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है, ये पूरा का पूरा रेस्क्यू रूल भी है, ठीक है, रेस्क्यू रूल, साथ ही साथ फास्ट एड का कुछ बेसिक पार्ट, गेस्ट टेस्टिंग के एग्जामिनेशंस के लिए गेस्ट टेस्टिंग का बात, ठीक है, डीजे देशमुख वॉल्यूम 2, ठीक है, और जो 3 बुक अभी मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, आप सबको पता, आप देख पा रहे होंगे, रेगुलेशन बॉम्ब के नाम पे, माइनिंग ओरल के नाम पे एच एन कर्मकार साहब का लिखा हुआ है, और एक तो आपका है माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी एच एन कर्मकार साहब का नाम पे। ये जो 3 बुक आप देख रहे हो ना, ये आर के रमन का है, माफ करना, माइनिंग ओरल आर के रमन साहब का लिखा हुआ है। बाबू ये तीनों बुक्स को अभी देखना और पढ़ना बाकी है, जो नोट्स में शामिल नहीं हुआ है। बाद बाकी जितना मैं देखा है सब नोट्स में शामिल है, कोई भी चीज नहीं छूटा हुआ है, सभी का सभी चीज नोट्स में शामिल कर दिया गया, कोई भी बचेगा नहीं, ठीक है। एक और है स्टैंडर्ड ऑफ कोल, ठीक है, ये भी आपका एलसी काकू साहब का बुक है, इसका भी नोट्स को शामिल नहीं हुआ है, 4 बुक छूटा हुआ है, इसको नोट्स में मैं शामिल नहीं कर पाया, लेकिन बाकी चीजें शामिल हो चुका है, ठीक है, बाकी चीजें। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता दूं तुम लोगों को, क्लासेस को तुम अगर अच्छे से करोगे ना, ठीक है ना, क्लासेस को तुम अगर अच्छे से करोगे ना, तो तुमको ना अलग से कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इतना तुम ध्यान में रख लो। मैं इतना सारा बुक्स दिखाया ना, ये अभी 60% ही है, 40% अभी तक वहीं पर रखा हुआ है, मैं नहीं लाया, तो तुम अगर चाहोगे तो अभी भी लाके दिखा सकता हूँ, है ना, कि सर और है, और भी है क्या सर, देखना चाहो तो बोलो। इतना जितना कलेक्शन दुकान में बुक्स का है ना, उतना कलेक्शन मेरे पास सब है। पूरा सर्कुलर तो तुमको दिखाए नहीं, जो राकेश प्रसाद तो एलसी का बुक है ना, अभी आरडी सिंह का जो बुक है वो तो दिखाए नहीं। एक तुम्हारा वहां पीला वाला किताब लाइए, तुम्हारा पीला वाला वहां देखिए, पीला वाला बुक है वहां से सबसे लास्ट तरफ, पीला तीनों बुक लाइए, तो ऊपर में ही तो लाइए, हाँ, और तीनों ले आइए, उसका बगल में ब्लैक वाला लाइए, हाँ वो वाला छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो बहुत मोटा, उसको छोड़ दीजिए, रख दीजिए उसको, छोड़ दिए, रहने दीजिए उसको, इसको दीजिए। देखो इसके अलावा एमसीक्यू का ना एक गेट के लिए बहुत अच्छा बुक होता है, सुनील कुमार सिंह साहब का लिखा हुआ एक बुक है, ये वाला, ये भी बहुत चूज करके इसको बनाया गया है। और जीके प्रधान साहब, इसमें तो बहुत गलती था, इसको बहुत छाट के बनाया गया। जो तुम्हारा रंजन जी का बुक लिखा हुआ उसमें भी थोड़ा बहुत मिस्टेक था, उसको भी एडिट करके लिखा गया। बाबू जितना भी मार्केट में बुक है ना, सब बुक को छाट करके जो सार होता है ना, वो सार से नोट को बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, लोग यकीन ही नहीं करते हैं, बोलते कैसे पॉसिबल, नहीं बताओ, अगर मेहनत करेगा तो कहीं नहीं संभव है ना। तो तुम जो सोचते हो ना कि सर ये तुम तो देखा ना, तुमको लग रहा है इतना छोटा, पर ये है इतना है नहीं। तुम अगर मेरा बुक्स पूरा नोट्स अच्छे से कवर करोगे ना, तुमको कोई भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में, तुमको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम इसको पढ़ो, फिर भी इतना सा तुम कम से कम पढ़ो, है ना, इतना सा तुम कम से कम पढ़ो। मैं तुमको पूरा बुक्स जो मैं ला के रखा हूं ना, तुम एक बार देख लो उसका सारा का सारा कितना बुक्स यहाँ पे पढ़ा हुआ है ना। ये सारा बुक्स है, यहाँ पे सारा बुक्स पढ़ा हुआ है मेरा टेबल के ऊपर, ये सारा का सारा बुक्स तुम ही लोग के लिए, सारा का सारा बुक्स यहाँ पे भी देख लो, इतना सारा बुक्स तुम लोग के लिए ही है, ठीक है। ये और अलमीरा में ना अभी भरा हुआ है, और अलमीरा में ना भरा हुआ है, मतलब उस सब में ला ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास भी मतलब एक भी बार में लेकर आया। तो इतना सारा बुक्स है, इतना सारा बुक्स का नोट्स है, और इतना सिंपल तरीके से याद करवा दूंगा ना, जो कि आप सोच नहीं सकते हो। चलो, तो एक सवाल का जवाब तो मैं दे पाया कि सर उसका क्या होगा। जब भी माइनिंग सरदार ओवरमैन का एग्जाम होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा समझ में नहीं आता है। हाँ देखो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बात का सोल्यूशन ढूंढने के लिए ना मैं शुरू से आप लोग को इंग्लिश में करवा रहा हूँ, क्योंकि आप देखना हिंदी का जो लैंग्वेज होता है ना, राष्ट्रीय जो गजट पत्र होता है ना, उससे करते हैं वो लोग। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंग्लिश में टाइप करते हैं, उसको हिंदी सीधा ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। तो भोजन, अगर मान लो खाना खाने को लिखे भोजन ग्रहण करना, तो कितना ये लगता है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता देता आपको, तो जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश में इसीलिए फोकस करता हूं कि अगर कभी आप हिंदी नहीं समझ पाए तो इंग्लिश से आपका सवाल नहीं छूटेगा, आप वहां से अपने आप को मतलब अपने आप को सर्वाइव करवा लोगे, अपने आप को बेस्ट पोजीशन तक ले जा पाओगे। इसलिए क्लासेस के ऊपर करो, और जहां पर इंग्लिश में दिक्कत होगा तो मैं कोशिश हमेशा हिंदी और इंग्लिश मिला के ही पढ़ाता हूँ, तो दिक्कत नहीं रहेगा। जिसको फिर भी दिक्कत आती है, तो मैं जब हिंदी बोलता हूँ ना, तो आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी नोट कर लिया करो, हिंदी में भी सारा चीज को लिख लिया करो, उससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने नोट्स का नाम दिया है, ये सर है, ये सब चलो ठीक है। और लोगों का सवाल आया था, इसके बाद कोई सवाल था और क्या। हाँ सर, ये टॉपिक सर ने पढ़ाया है क्या। अच्छा, कुछ टॉपिक के बारे में कुछ सवाल था ये, और क्या सवाल था क्या कुछ लोगों का। एक भी सवाल, एक बोर होल के बारे में सवाल किया था। हाँ, एक सवाल आया था, CMR 166 को दिखाया था कि सर आप जो पढ़ा है उस पर डिग्री 1 2 3 में वो है। बाबू जो CMR 166 में आप देखिए ना, वो क्या है ना, वो बताया कि कितना मिथेन मिलने पर उसको डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 बोलेंगे।
अगर डिग्री 1 माइंस में ना 0.1% तक मीथेन मिलता है, दैट इज डिग्री 1, उसको डिफाइन करेंगे गैस हैज बीन फाउंड, उसको बोला जाए गैस मिला है। गैस डिटेक्ट करेंगे ना तब अगर 0.1, डिग्री 2 में ही वाला 0.5 होने पे, और डिग्री 3 माइनस में ही वाला कितना 1.25% होने पे उसको बोलेंगे गैस हैज बीन डिटेक्टेड। तो ये सारी चीजें थी उसमें। और एक बोरहोल के बारे में और कुछ कोरिंग के बारे में एग्जैक्टली पूछना चाह रहा था, मैं देख ही नहीं पाया, उसका मैसेज तो मिल नहीं रहा है कि सर वो क्या लिखा हुआ था। हाँ, एक सवाल लिखना चाह रहा है कि सर मींस 20 मीटर से अगर अधिक हो तो पिलर के ऊपर पिलर और गैलरी के ऊपर गैलरी मेंटेन करना जरूरी नहीं, एकदम नहीं जरूरी है, 20 मीटर के अंदर रहेगा तो ही मेंटेन करना है, ठीक है। ये 30 डिग्री इंक्लाइन से ज्यादा हो तो मेंटेन करना जरूरी नहीं है, दोनों बात उसी में बोला गया, उसी का पार्ट है। और वो जो सवाल था ना, कोई मुझे लिखा था शायद, क्या सर जी क्वेश्चन शॉर्ट मत कीजिएगा। हाँ, एक लड़का का रिक्वेस्ट है, सर जी क्वेश्चन को शॉर्ट मत कीजिएगा, डिटेल्स में उसको डिटेल्स में रहने दीजिए, समझने में सुविधा होता है, ठीक है, अच्छा बात है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक चीज में तो मैं खुद उस दिन क्लास में बोला कि मुझे खुद एहसास हुआ लिखवाने के बाद कि हाँ शॉर्ट थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो डिटेल्स में रहता तो और अच्छा रहता। चलो ठीक, उस चीज को मैं ध्यान में रखूंगा इस चीज से, ठीक है। तो मोटा मोटी ये सारी बातें थी, ये सारे सवाल थे आप लोगों के, ठीक है, इसका मैं आंसर कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अगर आप लोग में अभी भी कोई है तो बात अपना बता दीजिए। क्या लिखे? महेश जी पांडे, हाँ सर, परसेंटेज ऑफ कोल स्ट्रक्चर का एक न्यूमेरिकल दीजिए सर ड्यूटी, ठीक है। मैं पंकज ये न्यूमेरिकल ना मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, है ना, मिल जाएगा। पिलर में बालू भरेंगे, साथ में गैलरी में भी बालू भरेंगे सर, हाँ सही है। पिलर गैलरी जितना स्प्लिट्स होगा सब जगह बालू भरना होगा अगर स्टोइंग में काम कर रहे हो तो। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जहां खाली रहेगा, है ना, जहां जहां खाली, कोई जगह खाली नहीं रहेगा। सर पिलर में जब गैलरी में स्लाइस चला रहे हैं तो सिंगल लिफ्ट में सीम लेते हैं RI की मल्टी लिफ्ट में। सर डिप्लेयरिंग में जब गैलरी में स्लाइस चला रहे हो, स्लाइस चला रहे, डिप्लेयरिंग में स्लाइस चला रहे हो ना। कल क्लास नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों या तरसों लेंगे हम लोग। हाँ, वो जो 4 बुक्स का नोट्स था, तुम्हारा सवाल था ना, मैं समझ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ एक मिनट, सवाल जिसको थोड़ा समझ लेने दो ना, क्या पूछना चाह रहा। दीपेश पटेल क्या है, एक मिनट, बोल रहा है कि डिप्लेयरिंग में जब गैलरी में स्लाइस चला रहे हो तो सिंगल लिफ्ट में सिम लेते हैं कि मल्टी लिफ्ट है। बाबू जो आपका परमिशन है ना, अगर अगर मेरा मान लो सिंगल लिफ्ट में है तो पूरा एक से भी चलेगा, स्लाइसिंग चलाओ या फिर जो भी चलाओ, लेकिन मल्टी लिफ्ट में अगर होगा ना तो उसका परमिशन देखना पड़ेगा, तो उसमें परमिशन में स्लाइस को सिंगल लिफ्ट में चलाने बोला, मल्टी लिफ्ट में। बहुत बार क्या होता है ना, स्लाइस को बोलता है सिंगल लिफ्ट में खत्म करना आपको, ठीक है ना, वो परमिशन जो मिलता है उसके आधार पर होता है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों का एग्जाम होगा सैटरडे संडे को, नोटिस मिलेगा उसका प्रॉपर वे में, ठीक है ना, उस हिसाब से क्लास आपका होगा। सर कोरिंग एंड बोरिंग, यही सवाल था, कोरिंग एंड बोरिंग दोनों एक ही पॉइंट पे करते हैं या अलग अलग पॉइंट पे? अलग अलग, कोरिंग एकदम अलग होगा, बोरिंग एकदम अलग होगा, है ना। कोरिंग बोरिंग के साथ, बोरिंग कोरिंग कभी एक साथ नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग होगा। कल क्लास तो नहीं होगा, कल नहीं पढ़ा पाऊंगा, कल मैं थोड़ा कुछ वर्क है ना। ऐसे भी आप लोग अभी तक 3 क्लास हुआ, संडे के एक दिन पढ़ाए, कल पढ़ाए और आज पढ़ाए, 3 क्लास हुआ, एक क्लास छूटा हुआ इस सप्ताह का, देखते कब लेना है, ठीक है, और ये चीज को करवा देंगे। सर ECL का क्वेश्चंस में वर्ड के कारण समझ नहीं आया था, वो वर्ड से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तो कैसे समझेंगे कि, हाँ वेरी गुड राहुल, ये जो समस्या है ना कि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, डियर स्टूडेंट्स, इसका सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चंस पे आप ज्यादा पढ़ो, ज्यादा क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करो। अगर आपके पास बुक्स का इतना ऑप्शन है तो आप बुक्स को लेकर सॉल्व करो, तो इससे आपका एक एबिलिटी बढ़ेगा सॉल्व करने का। और नहीं तो आप क्लासेस में जो एग्जामिनेशन होती है, जो डिस्कशन होता है ना, इस पे आप रहो बन के। तो देखो, एक तो डिस्कशन हो रहा था, सवाल में सिंपल पूछ देता हूँ, बना बनाया सवाल का डायरेक्ट आंसर मार देते हो, लेकिन जब सवाल आप पढ़ के करोगे ना, जब एग्जाम दोगे तो आपका बेहतर बनेगा। साथ ही साथ जब मेरा आप बिरयानी टेस्ट दोगे ना, तब ये जो प्रॉब्लम है ना दूर हो जाएगा, क्योंकि बिरयानी टेस्ट में सवाल घुमाया हुआ बहुत रहता है। तो ये सब चीजों से हम लोग, आपका जो समस्या जो आती है सब दूर हो जाएगी। ज्यादा नहीं, 2-4 प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम खुद समझ में आ जाएगा। जैसे वीडियो गेम खेला है, वीडियो गेम में 2 बार 3 बार हार जाओ, चौथा बार तुम जीत जाएगा, चाहे कोई भी गेम हो। सेम उसी तरह 2-4 बार मेरे पास हार जाओगे, 2-4 बार नंबर कम आएगा, एग्जाम में जाकर सही कर दोगे। पवन, आप मेरा डीजीएमएस एग्जाम से कुछ टिप्स है। पवन देखिए, ऑलरेडी आप मेरा पहले आप पूरा सेशन कोर्स को परचेस कर चुके हैं। आपके लिए सिंपल टिप्स यही पवन कि जो कुछ क्लासेस में चल रही है इसको तो पूरा कंसंट्रेट करके, पूरा फोकस करके अच्छे से पढ़ो, और बाकी जो चीजें हुई है ना उस चीज के ऊपर आप फोकस रहो, ठीक है ना। आपको ठीक है, और एक बार एक काम करना,
कल हो सके तो सुबह में ना सुबह में एक बार आप मुझे कॉल करना किसी भी समय 8, 9, 10 बजे, तो आप कॉल मुझे करना एक बार, मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूं आपसे उस चीज से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हो। राजू का पॉइंट है सर क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में लिखिए बोर्ड पे। राजू ठीक है, मैं ध्यान दूंगा इस चीज के बारे में, लेकिन राजू इस चीज से बढ़िया तुम अपने आप को थोड़ा समझाओ कि मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखने का प्रयास करूंगा सर, आप जो इंग्लिश में लिख रहे हैं मेरे लिए बेहतर होगा वो, क्योंकि इंग्लिश ही तुमको सक्सेस दिलाने में ज्यादा हेल्पफुल होगा। हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज होता है सर, अगर कोरिंग और बोरिंग अलग अलग करेंगे तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, कोई मतलब नहीं है डियर स्टूडेंट्स, कोरिंग और बोरिंग का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। बोरिंग जो करते हैं हम लोग, बोरिंग मेनली पर्पस होता है फॉर वाटर पर्पस के लिए, कोरिंग होता है सर्वेइंग के लिए। तो जहां पर होता है हम लोग 90% कोरिंग ही करते हैं। बोरिंग कब किया जाता है ना, सिर्फ ये डाउट ये जानने के लिए वहां पे कोयला है कि नहीं, बस वही पर्पस होता है। एक बार जैसे कोरिंग करके हम लोग पता कर लेंगे क्या सीम है, डेप्थ है, क्या है नहीं है, उसके बाद जितना होता है सब बोरिंग होता है कि, और वो भी ओपन कास्ट वर्किंग में, यहाँ इस जगह पे कोयला है तो कितना गहराई में कोयला, बस, और कोई मतलब नहीं है, कितना मीटर मोटा है, बस ये जानने के लिए। सर एमसीक्यू बुक ले या आपको फॉलो करें? सिर्फ देखो, मेरे पास जो एमसीक्यू बुक्स था, जो नोट्स था, जितने भी बुक्स था, अभी तो बहुत सारा चीज मैं नहीं दिखा पाया, मनीष जी पांडे छूटा हुआ है, बोले ना मैं, तुम्हारा नील, तुम्हारा ये जो है कौन रंजन राइटर है ना, बीएचयू के जो राइटर है रंजन, उनका जी का बुक छूटा हुआ है, इधर भी एक दो बुक अभी दिख रहा है ना, वो सब छूटा हुआ है, तो बहुत सारा बुक छूटा हुआ। अगर तुम इतना अच्छे से करोगे ना तो तुम्हारा कवर अप होगा, लेकिन बाबू एक बात याद रखना, ठीक है ना, ब्लाइंड फॉलोवर्स नहीं होना चाहिए, स्पेशली किसी भी टीचर्स के स्टूडेंट को तो ब्लाइंड फॉलोवर होना ही नहीं चाहिए। यू ऑल मस्ट हैव टू रीड बाय योरसेल्फ, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो जितना तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, खुद से पढ़ो जितना तुम पढ़ सकते हो। कोरिंग और बोरिंग बोथ आर रिलेटिव टर्म, दोनों अंतर होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लासेस थोड़ा ये हो रहा है, आप क्लासेस को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट्स पे डिस्कशन हो गया, बहुत सारा चीज आप जान चुके हैं मेरे बारे में, बहुत सारा चीज हो चुका है मोटा मोटी। एक हम लोग पूरा 6 पार्ट में होता तभी तक मैं आधा ही आपको बताया, पूरा का पूरा अभी 3 स्टेज आप देखे हो, 3 स्टेज अभी भी देखना बाकी है। हाफ मून मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो स्टूप बनता है उसको हम लोग 1 by 2 3 4 करके नंबरिंग में लेते हैं, मेरा पेन नहीं मिल रहा उस तरह से। हाफ मून मेथड में हम लोग जैसे ये एक मेरा स्टूक है, हम लोग इस तरह से मून के शेप में लेते हैं, हम लोग इस तरह से लेते हैं, और लास्ट में एक रीब को छोड़ देते हैं इस तरह से, 1 2 3 ये लेते हैं हम लोग, इसको हाफ मून मेथड, इसको है ना, ये जस्ट ऐसा ही है, इस तरह से हम लेते हैं बाबू। तो एक चीज तुम लोग याद रखो, बस क्लासेस के प्रति भरोसा रखो, और एक बात मैं बताता हूँ ना कि जब हम लोग कोई चीज सीखते हैं ना तो सीखते समय थोड़ा स्पीड कम होता है, लेकिन वही जब सीख जाता है ना तो स्पीड बढ़ जाता है। देखो प्रीवियस क्लास में तुम नोटिस करो, 4 क्लास में जो पढ़ने में टाइम लगा, आज हम लोग केवल 40 मिनट का डिस्कशन में पूरा पढ़ डाले, है कि नहीं? तुम क्लासेस को देखना, जब तुम एंड पे जाओगे ना तो एक एक दिन में ना हम लोग पूरा का पूरा 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक दिन में खत्म कर डालेंगे पढ़ के, पूरा मेथड एक दिन में खत्म, पूरा ओपन कास्ट एक दिन में खत्म, ठीक है ना? तो इस तरह से होगा, ठीक है सर। ईसीएल का क्वेश्चन एक बार पूरा डिस्कस कर दीजिए, बता दीजिएगा सर प्लीज। ओके राहुल, तुम्हारा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं इसको ध्यान में रखूंगा, ठीक है ना? पर फिलहाल मैं कल थोड़ा कुछ काम के लिए बिजी रहूंगा, तो प्लेस को वहां सजा देंगे, ठीक है? सो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? तुम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? ठीक है, तुम लोग कहाँ पे आए हो ना, तुम लोग खुद एहसास हो जाएगा, कुछ दिन क्लास करो ना तो खुद एहसास होगा कि तुम खुद अफसोस करोगे हम पहले काहे नहीं आए। जो लड़का नया आया ना, मैं लिख के देता हूँ, तुम लोग अफसोस करिए कि मैं पहले काहे नहीं आपको हमसे मिले, या फिर हमसे आप लोगों का मतलब क्यों हम लोग इतना दूर थे, ठीक है? आपको एहसास इस बात का हो जाएगा, क्योंकि अभी होता है ना तो आप मतलब 2-3 महीना तक आप मेरे से बने रहते हैं ना, तो जिसका नंबर 1-2 नंबर के कारण जिसका एग्जाम छूटा है ना, जिसका करेक्ट नहीं हो पाया, वो लड़का लोग को तो इस बात का पक्का एहसास होता है कि सर 1 महीना पहले अगर ज्वाइन करते तो शायद मेरा रिजल्ट हो जाता। चलो स्टूडेंट, बाय, गुड नाइट। मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने